आज हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट 4, जो किसके ऊपर बेस्ड है? मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है पूरा। जितना आप अब तक पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग में, उससे रिलेटेड है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो हम किसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं? ई कॉमर्स सेल्स प्रिडिक्शन। इसमें हम डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। डिप्लॉयमेंट मतलब जो हम अपना एमएल मॉडल बनाएंगे, उसका वेब ऐप बनाएंगे ना, उसको उसके बाद इंटरनेट पे अपलोड करेंगे एज अ वेबसाइट, कि मतलब कल को कोई और बंदा भी आके हमारे एमएल मॉडल का यूज कर सकता है ऑनलाइन। राइट। अब हमने यही क्यों लिया, ई कॉमर्स सेल्स प्रिडिक्शन? देखो, और ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है बेसिक प्रोजेक्ट? उसके पीछे का एक रीजन है। आपने जो अब तक एमएल एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, लीनियर रिग्रेशन हो गया, लेसो रिग्रेशन हो गया, रिज हो गया एंड इलास्टिक नेट, इनके एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? कि ये नॉन लीनियर डेटा के ऊपर काम नहीं करते, बहुत बेकार रिजल्ट देते हैं नॉन लीनियर डेटा के ऊपर। और जितने भी हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा सेट होते हैं ना, 99%, वो सारे कैसे होते हैं? नॉन लीनियर ही होते हैं। अब अगर ये नॉन लीनियर होंगे तो ये चारों एल्गोरिथम तो काम नहीं करेंगे। और हमने अब तक यही चारों पढ़े हुए हैं, तो हमें ऐसा डेटा सेट चाहिए ना जिसपे ये काम करें। और मैंने अगर यूट्यूब पे देखूं तो सबने लगभग फ्लाइट फेयर प्रिडिक्शन, कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट वाला, ठीक है, ये इनको कवर कर रखा है ऑलरेडी, बहुत वीडियो है। तो मैंने एक अलग डेटा सेट लिया है, ई कॉमर्स सेल्स प्रिडिक्शन। राइट। तो उसके ऊपर लगाएंगे हम इन चारों एल्गोरिथम्स को जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्री रिक्विसाइट की, क्या क्या जरूरत है आपको, क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला, पाइथन नमपाई पांडास, ये पता होना चाहिए आपको। ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर्ड है सब। ईडीए भी कवर्ड है, फीचर इंजीनियरिंग कवर्ड है पूरा। स्ट्रीमलिट को आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वेब ऐप आप स्ट्रीमलिट से ही बनाओगे। एट लास्ट आपको इन चारों मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कि लीनियर रिग्रेशन, लेसो, रिज एंड इलास्टिक नेट, जो हम पिछली 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। राइट। देन हमारा वर्कफ्लो देख लेते हैं हम कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे। डेटा कहाँ से ला रहे हैं हम जाएंगे kaggle.com पे जाना आप, और ये आपका डेटा सेट है, ई कॉमर्स कस्टमर करके। छोटा सा डेटा सेट है, 44 KB कुछ का है। 500 ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, 500 रोज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को समझेंगे। हर फीचर का मतलब क्या है, क्या फीचर क्या बताना चाह रहे हैं हमें। फिर हम ये देखेंगे कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बेकार है, मतलब बेसिक ऑपरेशन करेंगे अपने डेटा के ऊपर, जो हमने पांडास से सीखा हुआ है। देन उसके ऊपर हम डेटा से इंसाइट्स निकालेंगे, जो हमने किसमें पढ़ा था, ग्राफ्स के थ्रू, ईडीए में। देन हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, कि अगर कोई कॉलम पे अच्छा नहीं है, उसको हटाएंगे, फीचर सिलेक्शन करेंगे, जो भी ये सब चीज़ें फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। देन उसके बाद हम अपना मॉडल बनाएंगे। मॉडल किससे बनाएंगे? जो हमने 4 एल्गोरिथम यूज़ कर चुके हैं अब तक, लीनियर रिग्रेशन, लेसो, रिज एंड इलास्टिक नेट। उसके बाद हम उस मॉडल को टेस्ट करेंगे, देन उस मॉडल को हम सेव कर देंगे। ये जितना अब तक काम है ना, सेविंग मॉडल वाले स्टेप तक, ये सारा होगा जुपिटर नोटबुक में काम। देन हम यहाँ से वीएस कोड में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना वेब ऐप बनाएंगे। जो हमने मॉडल सेव किए ना, उनकी मदद से हम एक वेब ऐप बनाएंगे, कि वेब ऐप में यूजर अपने इनपुट डाल रहा है, और वो मॉडल प्रिडिक्ट करके हमें आंसर बता रहा है ऐप में ही। फिर उस जो हमारा वेब ऐप है, उसको एक एज अ वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे इंटरनेट पे, कि कोई भी आप अगर किसी को अपना वेबसाइट का यूआरएल दोगे, तो वो उस वेबसाइट पे जाएगा, और जो भी मतलब आप इनपुट डालोगे और आउटपुट उसे भी दिखेगा। मतलब आप एक पब्लिक वेबसाइट बना दोगे अपने लिए। उसी को हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। हम डिप्लॉयमेंट किसके थ्रू करने वाले हैं? हम डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं स्ट्रीमलिट के थ्रू ही। स्ट्रीमलिट कम्युनिटी में आपको एक स्ट्रीमलिट आपको ये ऑप्शन देता है, कि आप अपना वेब ऐप उनके थ्रू ही डिप्लॉय कर सकते हो ऑनलाइन भी। तो हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। बट सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी फोल्डर स्ट्रक्चर। आपका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है अपने ऐप के लिए। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 4। राइट। अब इसके अंदर मैं 2 न्यू फोल्डर और क्रिएट करूंगा। सबसे पहला मैं क्रिएट करूंगा नोटबुक। देन मैं क्रिएट करूंगा एक ऐप। नोटबुक वाला काम हम सारा इसमें करेंगे, जो मैंने आपको सेविंग मॉडल तक वाला स्टेप बताया था। एंड देन जो वेब ऐप वाला काम है, हम ऐप वाले फोल्डर के अंदर करेंगे। देन आपको जो डेटा सेट है जो आपने डाउनलोड किया कैगल से, अगर आपको वहां से डाउनलोड नहीं करना, तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक पे जाओगे, तो उसके बाद आपको जो डेटा सेट मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है, CSV फाइल में। इसको आप कॉपी करोगे,
एंड अपने नोटबुक वाले फोल्डर के अंदर आके से पेस्ट कर दोगे। ठीक है, देन हम अपना जुपिटर नोटबुक खोलेंगे। अब जुपिटर नोटबुक हम किस में खोलने वाले हैं, डी ड्राइव में। अगर आप जुपिटर नोटबुक डायरेक्ट खोल दोगे ना तो वो सी ड्राइव में खुलती है हमेशा, बट मैंने जितना भी स्टोर वगैरह किया है ये सब डी ड्राइव में कर रखे हैं। तो मैं इसको यहाँ को कॉपी करता हूँ, यहाँ से आप खोलोगे अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और इसको पेस्ट कर दोगे, या आप अपना जो भी आपका ड्राइव का है वो डाल देना। अगर आप ई ड्राइव में आपने सेव किया तो ई लिख देना। यहाँ मेरा डी है तो मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ। ये थोड़ा रन होगा यहाँ पे, और उसके बाद आपको ये जुपिटर नोटबुक पे रीडायरेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आपको अपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे स्टोर कर रखा है आपने। हमारा ये वाला फोल्डर है प्रोजेक्ट 4 और नोटबुक वाला। यहाँ पे आपको डेटा वाला दिख रहा है CSV, एंड यहाँ पे अपनी नोटबुक क्रिएट कर दोगे, न्यू नोटबुक क्रिएट कर दोगे। और यहाँ के बाद हम अपना अगला वाला काम करने वाले हैं, जो भी मतलब हमने अब तक स्टेप पढ़े ना, शुरुआत के 8 स्टेप्स, वो सब हम यहाँ तक करने वाले, सेविंग मॉडल वाले स्टेप। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं सीधा नोटबुक की तरफ। अब आ जाते हैं हम अपने नोटबुक के उसमें। अगर मैं देखो सारा कोड लिखने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने कोड पहले से ही लिखा हुआ है। मैं आपको हर कोड का मतलब समझाता हूँ क्या क्या है, कौन सा कोड क्या कर रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने पहले स्टेप पे। पहला स्टेप क्या है, हमने पढ़ा था डेटा को इंपोर्ट वगैरह करना, और लाइब्रेरी थोड़ी बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपनी बेसिक लाइब्रेरी। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ये तो आपको पता है क्या होती हैं, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। ये आपकी बेसिक लाइब्रेरीज हैं, इनको हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। अब आप बोल रहे हो कि ये क्या चीज़ है, इंपोर्ट वार्निंग्स, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग डॉट इग्नोर। ये ऑप्शनल है, रखना चाहो तो रख लो। बट देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर मान लो कोई मेथड आपका डेप्रिशिएटेड है, जिससे मतलब हट चुका है वो मेथड, या हटने वाला है इन फ्यूचर, तो आपको एक लाल सी वार्निंग देता है जुपिटर सेल्स के नीचे कभी कभी। ठीक है, तो वो मैं चाहता हूँ वो लाल सी वार्निंग ना आए, वो सही नहीं लगता ना देखने में। तो उसको हटाने के लिए ये वार्निंग्स, वार्निंग वाले मैसेजेस को हटाने के लिए, वार्निंग वाले मैसेज को क्या कर रहे हैं हम, इग्नोर कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए ये वाला। देन हम अपना पांडास की मदद से क्या करेंगे, इसे अपना डेटा रीड करेंगे। हमारा डेटा आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे डेटा डॉट CSV करके है फाइल, इसको हम रीड करेंगे एंड अपना डेटा देखते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका डेटा, ऐसा कुछ है। इसमें ये कॉलम्स हैं, ईमेल एड्रेस, अवतार, एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट, लेंथ ऑफ मेंबरशिप एंड ईयरली अमाउंट स्पेंट। साफ पता चल रहा है आपका आउटपुट कॉलम कौन सा होने वाला है, ईयरली अमाउंट स्पेंट। मतलब हम ये प्रिडिक्ट करने वाले हैं सेल्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि ईयरली अमाउंट कितनी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किसकी मदद से। ये आपके इनपुट कॉलम है, ईमेल एड्रेस से लेके लेंथ ऑफ मेंबरशिप तक, इनकी मदद से हम ईयरली अमाउंट स्पेंट को प्रिडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था आपको, अंडरस्टैंड द डेटा। अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है क्या आपका डेटा, हर कॉलम का मतलब क्या है। तो देख लेते हैं अब अपने सारे कॉलम्स के मतलब एक एक करके। सबसे पहला कॉलम कौन सा, ईमेल। ईमेल वाले कॉलम में क्या है, जो पर्टिकुलर यूजर है उसका ईमेल दे रखा है, राइट। एड्रेस वाले कॉलम में क्या है, जो पर्टिकुलर यूजर है उसका एड्रेस दे रखा है। एवतार वाले कॉलम में क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो एवतार वाले कॉलम में क्या है, ये वायलेट, डार्क ग्रीन, मीडियम, एक्वा मरीन कलर्स के नाम है। तो मतलब ये बता रहा है कि जैसे ये अभी मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ये अमेजोन है। तो अमेजोन में जो आपका आइकन है, जो आपका एवतार होता है, प्रोफाइल की पिक है, वो ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ऐसे ऐसे नाम है ये। ठीक है, कि आपने वो एवतार कौन सा सिलेक्ट कर रखा अपने प्रोफाइल के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला कॉलम है वो है एवरेज सेशन लेंथ। इसका मतलब ये है कि एवरेज आपका जो यूजर है वो कितने देर आपके प्लेटफॉर्म पे रुक रहा है, इन मिनट्स, कितने मिनट्स तक आपका यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे रुक रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 34.4749, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला यूजर है, जो भी है ये एम स्टेफनसन, ये आपके प्लेटफॉर्म पे, यानी अगर मैं अमेजोन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये अमेजोन पे 34 मिनट्स के लिए रुक रहा है, शॉपिंग वगैरह करने के लिए ना, 34 मिनट्स के लिए रुक रहा है। देन टाइम ऑन ऐप एंड टाइम ऑन वेबसाइट। अब जैसे कि आपको पता है अमेजोन का क्या एक ऐप भी है, amazon.com करके एक वेबसाइट भी है, या amazon.in करके वेबसाइट भी है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत यूज़र वेबसाइट से शॉपिंग करें, बहुत यूज़र ऐप से शॉपिंग करें। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वो कि ऐप पे कितना लोग स्पेंड कर रहे हैं टाइम अपना, और वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो ऐप पे 12 मिनट स्पेंड कर रहा है ये बंदा और वेबसाइट पे 39। तो देखो इन शॉर्ट यही मतलब है कि जो एम स्टेफेंसन नाम का बंदा है ये इसने वेबसाइट से ही मंगाना है सामान, तभी ये वेबसाइट पे सर्फ कर रहा है ज़्यादा, इसने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा। हो सकता है ना ऐसा। अगली चीज़ है लेंथ ऑफ मेंबरशिप। आपको पता है अमेजोन में मेंबरशिप वगैरह भी होती हैं। तो ये मतलब ये बता रहा है कि या तो यहाँ पे इसका ये मतलब हो सकता है क्योंकि इस डेटा के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे नहीं रखा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ऐप उसने कब से ज्वाइन कर रखा है, कितने महीने से या कितने ईयर से उसने ज्वाइन कर रखा है इस ऐप को। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है 4.08, मतलब ये 4 साल या ऐसे लिख सकते हैं 4 महीने से। अभी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा ये ईयर के लिए है या मंथ के लिए, तो हम ईयर मान के चल लेते हैं कि ये बंदा 4 साल से अमेजोन चला रहा है, 4 पॉइंट कुछ महीने, यानी 4 साल और कुछ महीने या कुछ दिन होगा। ये 2.66 यानी 2 साल और कुछ महीने होगा। ठीक है, और ये आपकी ईयरली अमाउंट स्पेंड है कि मतलब अगर उसने ये सब चीज़ें दे रखी है हमें, तो उसने उस साल कितने डॉलर्स रुपए खर्च किए अपने उस ऐप के थ्रू। इसने $587 खर्च किए, इसने $392 खर्च किए, इसने $487 खर्च किए। डेटा समझ लिया अब अपने। अब कुछ बेसिक ऑपरेशन करते हैं जो हमारा थर्ड स्टेप था। सबसे पहले तो अपने डेटा का शेप पता करते हैं। 500,8 मतलब आपके पास 500 रोज है। देखो मैंने पहले बताया था छोटा डेटा सेट है, क्योंकि देखो लीनियर डेटा मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना भी रियल वर्ल्ड डेटा सेट होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये वाला डेटा सेट मिला मेरे को ई कॉमर्स का, तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। छोटा डेटा सेट है बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर देगा ये, कि कल को अगर हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको समझने में आसानी होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है 500 रोज हैं आपके डेटा सेट में, यानी 500 लोगों का आपके पास डेटा है। 8 आपके पास कॉलम्स हैं, यानी 7 इनपुट कॉलम है, एक आउटपुट कॉलम है आपका ईयरली अमाउंट स्पेंट वाला। देन हम चेक करेंगे हमारे डेटा में नल वैल्यूज तो नहीं है। इस वाले कोड से हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारे डेटा में नल वैल्यूज तो नहीं है। देखो 0 0 0 मतलब कोई नल वैल्यू नहीं है। देन हम चेक करेंगे डुप्लीकेटेड में तो वैल्यूज तो नहीं है हमारे उसमें, तो ये भी 0, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं है। अब हम df.info का यूज करके डेटा में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ई टोटल कॉलम कितने हैं, 500 एंट्रीज है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सब में क्या लिखा हुआ है, सब सारे कॉलम्स में भी 500 500 500, मतलब नल वैल्यूज तो नहीं है हमारे डेटा में। देन हमें क्या पता चल रहा है, ईमेल एड्रेस है, अवतार वाला कॉलम क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपको पता है मशीन लर्निंग मॉडल ले नहीं सकता, तो हमें इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर वगैरह में। जैसे आपको यहाँ पे बता दिया इसने, आपके पास ओवरऑल 8 कॉलम है, उनमें से 5 आपके फ्लोट है, मतलब न्यूमेरिकल है, और 3 ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अनवांटेड कॉलम्स हटाने हैं आपके डेटा सेट के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शुरुआत के 3 कॉलम देखो, ईमेल एड्रेस एंड अवतार। ये देखो हर बंदे का यूनिक ईमेल होने वाला है। जैसे आपका ईमेल अलग होगा, मेरा ईमेल अलग होगा, किसी तीसरे बंदे का ईमेल अलग होगा, हर किसी बंदे का ईमेल अलग होने वाला है। सेम एड्रेस भी हर किसी का अलग होने वाला है। अवतार में भी सेम हो सकता है, लेकिन तब भी चांसेस है कि बहुत सारे बंदों का अवतार सेम होगा। ठीक है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट अगर अमेजोन आपको कोई अवतार दे रहा है, तो वो जनरली वही रहेगा आपका लगभग बहुत सारे लोगों का, जब तक कि कोई चेंज ना करे। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं देखो नंबर ऑफ यूनिक ईमेल अपने डेटा में देखूंगा, मतलब कितने यूनिक है ईमेल है हमारे डेटा में, तो 500। 500 तो आपके पास रोज हैं, और 500 यूनिक ईमेल्स हैं आपके पास। सेम एड्रेस के साथ देखेंगे, 500 रोज हैं, 500 यूनिक एड्रेस हैं, और अवतार आपके पास 138 है यूनिक, मतलब ओवरऑल 138 अवतार्स हैं। 500 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, मतलब किस किस बंदों पे होगा रेड कलर का अवतार होगा, मतलब 10 लोगों पे मान लेता हूँ रेड कलर का अवतार है, 15-20 पे ब्लू कलर का है, कुछ पे ग्रीन है, कुछ भी हो सकते हैं अवतार, मतलब 138 ओवरऑल है अवतार्स, और वो 500 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो ये वाले कॉलम्स है ना, ये बहुत ज्यादा आपस में कैसे यूनिक से हैं, तो इनसे आप प्रिडिक्शन में आपको इनकी मदद नहीं मिलने वाली। मतलब जो आपका ईमेल है ना, वो आपका कुछ प्रिडिक्शन के लिए मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक मॉडल क्या होता है, डेटा में पैटर्न ढूंढता है। ये मैंने बताया था एमएल मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा में क्या ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं। ईमेल से आपको कोई पैटर्न बन रहा है क्या, क्योंकि हर बंदे का तो अलग अपना ईमेल है, तो कोई पैटर्न थोड़ा ना बन रहा है। एड्रेस का भी हर बंदे का एड्रेस अलग है, कोई पैटर्न थोड़ा ना बन रहा है। अवतार में 138 बंदों में
500 डेटा है, चलो 138 अगर अवतार होते हैं और लाखों का डेटा होता है तब अवतार हमारे लिए होता सफिशियंट। बट यहाँ पे शर्त ये है कि हम पे बस 500 लोगों का डेटा है और 138 अवतार्स हैं, तो ये सफिशियंट नहीं है हमारे लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है इसमें भी। तो ये भी जनरलाइज नहीं है हमारे लिए, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिलेगा हमें इतना अच्छा। तो ये तीनों क्या है हमारे अनवांटेड कॉलम्स है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और आप बोल रहे हो कि अवतार में हम 138 लोगों की एनकोडिंग कर देंगे, तो ये ज़्यादा एनकोडिंग नहीं हो जाएगी? कैटेगरिकल भी अगर हम बनाएंगे इसे तो एनकोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी 138? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन जो 3 कॉलम्स है ईमेल एड्रेस एंड अवतार, इनको कर देंगे हम ड्रॉप। इस वाली लाइन की मदद से हम इनको अपने डेटा सेट से हटा देंगे। तो आपका जो नया डेटा सेट है ये आपका ये रहा, 1 2 3 4 5। ओवरऑल पहले 8 थे, हमने 3 हटा दिए, अब बचे 5। तो ये आपके 1 2 3 4 इनपुट कॉलम है, लास्ट वाला आपका आउटपुट कॉलम है। अब देखो, अब आपके पास सारे न्यूमेरिकल कॉलम लग रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। कैटेगोरिकल तो है ही नहीं हमारे डेटा में, कैटेगोरिकल नहीं है ना कोई भी डेटा हम पे, सारे क्या है, न्यूमेरिकल कंटिन्यूस डेटा है। ओके, तो आपको अपना मिल गया नया डेटा सेट जिसमें आपका ये क्या है, चारों न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, इनपुट भी है और आउटपुट भी आपका न्यूमेरिकल है। तो मतलब रिग्रेशन की प्रॉब्लम है आपकी। इतना तो आपको समझ आ गया अब तक, क्योंकि आउटपुट कॉलम क्या है आपका, न्यूमेरिकल है, तो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है ये। और इनपुट कॉलम भी सारे न्यूमेरिकल हैं। तो अब थोड़ा ईडीए परफॉर्म कर लेते हैं, अपना थर्ड स्टेप जो है, एक एक करके परफॉर्म करेंगे ईडीए। पहले हम क्या कर रहे हैं, यूनिवेरिएट ईडीए कर रहे हैं सबके ऊपर। तो हम पहले ले रहे हैं एवरेज सेशन लेंथ एंड उसके ऊपर ईडीए करते हैं। मैंने ये बताया था अगर न्यूमेरिकल कॉलम है उसके ऊपर ईडीए करना है तो बेस्ट कौन सा रहता है आपके लिए, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप मैटप्लॉटलिब से बना सकते हो, सीबॉन से बना सकते हो। मैंने यहाँ सीबॉन का यूज़ कर रखा है, तो इससे मैंने क्या, एवरेज सेशन लेंथ वाले का हिस्टोग्राम प्लॉट करा। ये देखो, हिस्टोग्राम आपका ऐसा कुछ है। देखो ये लग रहा है थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इसे, बेल कर्व लग रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है ना। अगर यहाँ पे ऐसे फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप ये करके देख सकते हो, अपना डी एफ एवरेज सेशन लेंथ डॉट स्क्यू फंक्शन लगाओ, लास्ट में डॉट स्क्यू लिख दो, आपको मिलेगा 0.03 -0.03। जितना ये जीरो के पास होगा, जितना ये जीरो के पास होगा उतना आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। तो कोई जीरो के बहुत करीब है, 0.03, जीरो के करीब है, भले नेगेटिव में है लेकिन जीरो के करीब है। तो मतलब ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला कॉलम एवरेज सेशन लेंथ आपका, राइट। और हमने लीनियर रिग्रेशन के एजम्पशन में ये पढ़ा था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे लीनियर रिग्रेशन अच्छा काम करता है। लीनियर रिग्रेशन तब ये काम करेगा अच्छा अगर डेटा आपका कैसा हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या लीनियर हो डेटा। इन शॉर्ट दूसरा टर्म में बोले तो सेम हम और कॉलम्स के लिए देखेंगे, सेम चीज करनी है आपको, सेम चीज टाइम ऑन ऐप के लिए भी देखेंगे। ये भी देखो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है देखने में, काफी हद तक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसे भी नहीं पता चल रहा तो डॉट क्यू करके फंक्शन लगा लो अपना वापस। ये भी -0.08, काफी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम टाइम ऑन वेबसाइट करोगे, ये भी देखो काफी हद तक दिख रहा है, ऐसे बेल कर्व बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वापस अगर डॉट क्यू लगा लो, 0.01, काफी करीब है जीरो के। सेम हम लेंथ ऑफ मेंबरशिप के लिए लगाते हैं, ये भी काफी हद तक लग रहा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं पता चल रहा तो डॉट क्यू लगा दो, 0.1, करीब है जीरो के, ठीक है। तो चलता है इतना। तो मतलब हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि मतलब हमें किसी को कन्वर्ट नहीं करना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई भी हम पे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसको हमें कन्वर्ट करना हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमें। अगर ये होता तो हम किसका यूज़ करते अपना, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स हो गया, यो जॉनसन हो गया, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सब पढ़ा था ना हमने अपने फीचर इंजीनियरिंग में। अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हमारे डेटा तो हम उनका यूज़ करके पहले इन्हें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाते, देन हम अपना मॉडल वगैरह अप्लाई करते। बट यहाँ पे हमारे लिए वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो हम बढ़ते हैं अपने आगे उसमें। अब हम करते हैं मल्टीवेरिएट ईडीए। बाईवेरिएट भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप लेंथ ऑफ मेंबरशिप को टाइम ऑन ऐप के साथ प्लॉट करो, बट मैं एक साथ ही प्लॉट करता हूँ मल्टीवेरिएट ईडीए का यूज़ करके। उसके लिए हम क्या करेंगे, एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट का यूज़ करेंगे, डीएफ को प्लॉट कर देंगे। आप अपना पूरा डेटा सेट ही पास कर दोगे इसमें डीएफ। और ये मैंने क्या किया, पीएलटी डॉट फिगर फिक्स साइज, ये मैंने मतलब जो भी आपका, ये देखो अभी देखा दिखाता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सारे प्लॉट्स कर रहे हो। ये देखो ये साइज है, मतलब ये कितने बड़े होने चाहिए,
ये 5x5 का है, ये वाला एक डब्बा 5x5, दूसरा डब्बा 5x5, तीसरा डब्बा 5x5 का है, राइट। तो अब ये देखते हैं कि ये है क्या। अब एक एक करके सबको समझते हैं। पहले यहाँ से देखते हैं, लास्ट वाला कॉलम देखो, आपका लास्ट वाले कॉलम से ही आ जाएगा पूरा समझ। सिर्फ सॉरी, लास्ट वाली रो, ये आपका ईयरली अमाउंट स्पेंट है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे अभी पहले वाले ग्राफ में क्या है, जो ये वाला पहला ग्राफ है, इसमें कौन सा एवरेज सेशन लेंथ। तो आपका ऐसे प्लॉट हो रखा है। देखो थोड़ा बहुत लीनियर लग रहा है ना डेटा, लीनियर लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब देखो लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ा था, एक बीच से लाइन पास करते हैं हम, जिस, तो देखो इसमें हो रहा है ना, लीनियरली स्प्लिट हो रहा है आपका डेटा पूरा लगभग। और एक लीनियर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे एवरेज सेशन बढ़ता जा रहा है, ईयरली अमाउंट स्पेंड भी बढ़ता जा रहा है, जो कि सही बात है। अगर आप अमेजोन पे जितना देर करते रहोगे स्क्रॉल, अगर आप ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो, तो एक बात तो सर्टेन है कि आप कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जा रखे हो, खरीदने जाओगे तो आपका ईयरली अमाउंट स्पेंड बढ़ेगा ही। सेम यही चीज़ आप टाइम ऑन ऐप पे भी देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम ऑन ऐप बढ़ रहा है, ईयरली अमाउंट स्पेंड बढ़ रहा है। ये भी सिंपल सी बात है। अगर आप अमेजोन के ऐप में जितना देर चलाओगे ऐप, तो आपको जरूर सी बात है कि कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा, या आपका मन करेगा कुछ खरीदने का, तो आप खरीद लोगे उसे। सेम टाइम ऑन वेबसाइट के लिए भी है कि वेबसाइट पे भी एक ही चीज़ है ना, कंटेंट तो एक ही रहता है, चाहे आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करो या ऐप पे स्क्रॉल करो। दूसरी चीज़ है लेंथ ऑफ मेंबरशिप। ये देखो ये भी लीनियरली है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लीनियर है लेंथ ऑफ मेंबरशिप। सिंपल सी बात है, अगर आप पिछले 2-3 साल से अमेजोन से मंगा रहे हो, तो आपको आदत पड़ चुकी है अमेजोन से, आप किसी और ऐप से नहीं मंगाओगे, फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट है अमेजोन पे कि सही आ रहा है इतने साल से। अगर 2 साल का ट्रस्ट रहता है तो मतलब सही आ रहा है उससे। तो वही है कि अब जितनी ज़्यादा आपने मेंबरशिप टाइम ले रखा होगा, उतना आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे होगे उस ऐप पे। मतलब आप ऐसे मान लो कि अगर आप अमेज़न आपने 2 साल से चला रहे हो, फ्लिपकार्ट आपने कल ही इंस्टॉल किया है, तो आपको किस पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि मैं किससे ज़्यादा मंगा पाऊँगा? किससे ज़्यादा सामान मंगा पाओगे आप? अमेज़न से ही ना ऑफ कोर्स। क्योंकि आपने उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रखा अपना। तो बस यही था। लास्ट वाले रो से आपको पता चल गया कि आपका डेटा क्या है? लीनियर है। क्योंकि देखो ये भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। और ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, तो लीनियर ही है। तो हमने 1-2 चीज़ें चेक कर ली, डेटा भी लीनियर है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। अगली चीज हम चेक करेंगे आउटलायर्स। अपने डेटा में आउटलायर तो नहीं है, तो आउटलायर्स के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं। ईडी वाली में वीडियो में हमने पढ़ा था ना बॉक्स प्लॉट का क्या यूज होता है, 5 नंबर समरी निकालता है। ये सब उस वहां देखा होना चाहिए, तभी समझ आएगा यहाँ। तो सबसे पहले हम किसका बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं? एवरेज सेशन लेंथ चारों का करेंगे। जैसे हमने चारों का भी ग्राफ निकालता ना हिस्टोग्राम, वैसे सबका बॉक्स प्लॉट निकालते हैं। तो एवरेज सेशन लेंथ का बॉक्स प्लॉट है आपका ये। देखो आपको ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपके आउटलायर है। तो इसमें देखो एक दो तीन तीन आउटलायर दिख रहे हैं आपको एवरेज सेशन लेंथ वाले में। सेम टाइम ऑन ऐप पे देखते हैं आउटलायर है कि नहीं है। यहाँ पे भी आपको देखो एक का दुक्का तो देखिए रहे आउटलायर, 1 2 3 4 चार आउटलायर इसमें भी हैं। सेम आप टाइम ऑन वेबसाइट पे देखते हैं, टाइम ऑन वेबसाइट पे भी 2 आउटलायर हैं। देन हम देखेंगे लेंथ ऑफ मेंबरशिप पे। लेंथ ऑफ मेंबरशिप में अच्छे खासे आउटलायर हैं। मतलब कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटलायर हैं। तो मतलब आपके चारों कॉलम्स में कुछ ना कुछ आउटलायर्स हैं ऑलरेडी। अब आउटलायर्स हैं, और मैंने बताया था लीनियर रिग्रेशन आउटलायर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। लीनियर रिग्रेशन क्या सारी आउटलायर से सेंसिटिव होते हैं, तो आउटलायर्स हमारे लिए दिक्कत है ही। तो उसको तो हटाना है हमें, आउटलायर्स को। आउटलायर्स को हटाने की हमने टेक्निक्स पढ़ी थी बहुत सारी। हमारे हमने ऑब्जर्वेशन क्या निकाली हमारी कि ऑल कॉलम्स हैव आउटलायर्स। तो यहाँ पे हमारा ईडी वाला स्टेप खत्म होता है। तो आपने देखो डेटा से अपनी इंसाइट निकाली। क्या क्या इंसाइट निकाली आपने? सबसे पहले तो आपने ये इंसाइट निकाली कि आपके जो चारों कॉलम्स है क्या वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है। तो पहले अगर इनसाइट्स निकालने में बात आए, पहले अपन देखते हैं हम एवरेज सेशन लेंथ पे। तो देखो आपका जो एवरेज सेशन लेंथ वाला ग्राफ है वो यहाँ पे डेंस हो रखा है, कहाँ 32 से लेके 34 के बीच में। 32 से लेके 34 के बीच में बहुत ज़्यादा डेंस है। तो मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो 32 मिनट से 34 मिनट्स के बीच में आपका ऐप चला रहे हैं, प्लेटफॉर्म, राइट। देन हम सेम चीज़ टाइम ऑन ऐप पे भी देख सकते हैं। तो ये जो ये डेंस है, ये कहाँ से डेंस है? 11 से लेके 13 तक, 13 या 13.5 तक डेंस है बहुत ज़्यादा आपका ग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो आपका टाइम ऑन ऐप है, मतलब जो आपके ऐप वाले प्लेटफॉर्म पे जो यूज़ कर रहे हैं लोग, वो 11 से 13 मिनट के बीच में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेम आप वेबसाइट के लिए भी देखोगे, तो वेबसाइट के लिए जो आपका यहाँ से 36 से लेके 38 तक है डेंस, या 38 पॉइंट समथिंग तक। तो मतलब ज़्यादातर लोग 36 से लेके 38 के बीच में मिनट्स के बीच में ज़्यादा चला रहे हैं, आपकी वेबसाइट को सर्फ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देन हम अपना लेंथ ऑफ मेंबरशिप देखेंगे, तो ये किसके बीच में डेंस है, ये 3 से लेके 4.5 तक। तो मतलब आपके जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने वो 3 साल से 4.5 साल तक के बीच के मेंबर रह चुके हैं। ज़्यादातर लोग 3 साल से ज़्यादा के मेंबर रह चुके हैं आपके ऐप के, इन शॉर्ट अगर बताना चाहें, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। अब मल्टीवेरिएट वीडियो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे जैसे एवरेज सेशन लेंथ बढ़ रहा है, ईयरली अमाउंट स्पेंड बढ़ रहा है, और मैंने सबके रीजनिंग भी दे दी थी क्यों बढ़ रहे हैं वो। फिर हमने आउटलायर देख लिए, तो हमें पता चल गया हमारे डेटा में आउटलायर भी है। तो आपने बहुत सारी इंसाइट्स निकाल ली अपने डेटा से, जो जो चाहिए थी। छोटा डेटा सेट है तो थोड़ी बहुत इंसाइट्स मिली हमें। अब जो इंसाइट्स मिली हैं उनका यूज़ करो। देखो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा डेटा ऑलरेडी, तो हमें उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत तो है नहीं। तो अब हम कौन से स्टेप पे आ जाते हैं, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में ही हम इनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड करते, बट ये ऑलरेडी हो रखा हमारा स्टेप। तो अगर मैं अभी आपको वापस df डॉट शेप करके दिखाऊं, तो 500,5 ही है। एक चीज़ तो चलो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज़ तो ठीक हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बट अब जो हमने पढ़ा कि हमारे सारे कॉलम्स में क्या है, आउटलायर्स हैं। अब इन आउटलायर्स को ठीक करना है। आउटलायर को ठीक करने के हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे। उनमें से एक मेथड था हमारा IQR मेथड, राइट। अब अगर वीडियो नहीं देखी आउटलायर हैंडलिंग वाली, तो फीचर इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियो देख के आओ, और उससे आपको ये समझ आ जाएगा IQR होता क्या है, कैसे हैंडल करता है मेथड। ठीक है, तो इस वाले कॉलम में हमने पूरा क्या लगाया, अपना IQR मेथड लगा रखा है। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। अब इन डेप्थ तो समझाने का यहाँ पे वो नहीं है। तो अगर अब हम df डॉट शेप चेक करेंगे, यहाँ पे आपका IQR लग चुका है अपने डेटा सेट में, और इसने क्या किया, सारे आउटलायर्स हटा दिए। अब देखो, आपके ओवरऑल कितने थे, पहले 500 ऑब्जर्वेशन थी, अब घट के कितनी हो चुकी है, 476। तो यानी जो आपकी 24 रोज हैं वो हट चुकी हैं। वो 24 रोज क्या थी, आपकी आउटलायर्स थी। IQR मेथड के हिसाब से वो जो 24 रोज थी वो आपकी आउटलायर्स थी, तो उसने उन्हें हटा दिया आपको। तो आपके पास 500 था, अब कितना हो गया, 476। डेटा थोड़ा कम हुआ है, बट कोई नहीं, चलेगा। अब हमने अगली चीज एक और पढ़ी थी कि हमारे डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकता मल्टी कोलिनियरिटी में, लेसो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, रिज कर सकता है हैंडल मल्टी कोलिनियरिटी को, राइट। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए ना कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी है तो हम ऑलरेडी पहले से हमें पता होगा कि रिज लगाना है हमें। अगर नहीं है तो हम तो कोई भी लगा सकते हैं, तब लीनियर लगा लो, लेसो लगा लो, रिज ही लगा लो। लेकिन अगर मल्टी कोलिनियरिटी होती तो हम स्पेसिफिकली रिज को लगाते, रिज रिग्रेशन को। मल्टी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो में। ठीक है, जब हम एजम्पशन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने मल्टीकोलिनियरिटी चेक करने का तरीका पढ़ा था, किसकी मदद से, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं VIF। तो जो मैंने ये वाला लगाया पूरा कोड, ये मैंने वहीं से कॉपी किया है, जो हमने उस समय पढ़ा था ना, उसी से कॉपी किया था। बस यहाँ पे क्या किया मैंने, ये पहले तो आपने जो मल्टीकोलिनियरिटी चेक करने के लिए आपने दो लाइब्रेरीज हैं उनको इम्पोर्ट किया। ठीक है, स्टैट्स मॉडल नाम की लाइब्रेरी है, उसका यूज़ करेंगे। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐसे करके इंस्टॉल कर सकते से, पिप इंस्टॉल स्टैट्स मॉडल्स। ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं है, देन यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे अपने VIF को, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे अपने SM स्टैट्स मॉडल को। SM का मतलब क्या है, स्टैट मॉडल हमारा। उसके बाद हम अपने डेटा को इनपुट फीचर्स को अलग करेंगे, क्योंकि हम किस पे लगा रहे हैं, मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके इनपुट फीचर ही आपस में कोरिलेट कर रहे हो। आउटपुट फीचर के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनपुट फीचर ही अपने साथ ही कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत बात है आपके लिए, मॉडल के लिए। तो हमने क्या किया है, आपके एक्स में क्या है, सारे इनपुट कॉलम स्टोर है। मतलब मैंने ईयरली अमाउंट वाले स्पेंट वाले कॉलम को छोड़ के जितने बचे उनको एक्स के अंदर स्टोर कर दिया, और बाकी मैंने यहाँ पे पूरा आपका VIF को लगा दिया है। ठीक है, VIF को लगाया, और जो भी उसकी VIF की वैल्यूज आई हैं उनको मैंने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है, डेटा फ्रेम PD डॉट डेटा फ्रेम एक्स डॉट कॉलम्स करके। तो इससे मेरे को VIF डेटा मिला अपना, ये देखो, ये मिला आपको डेटा फ्रेम।
पहले वाली रो को छोड़ दो, मैंने उस समय बताया था, इस वाली को छोड़ दो, कांस्टेंट वाली को। इसके नीचे से आपका मेन काम शुरू होता है, जहाँ से आपके ये कॉलम्स के नाम आने स्टार्ट हुए हैं। आपके पास 4 कॉलम है, एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट एंड लेंथ ऑफ मेंबरशिप। इसका VIFR है 1.0 1.0 1.0 1.0। सही है, मतलब आपके डेटा में क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है। अगर ये डेटा जो ये आपके सॉरी जो 1 1 वैल्यूज आ रखी है ना, अगर ये 5 से 10 के बीच में होती तो मतलब आपके डेटा में है मॉडरेट मल्टीकोलिनियरिटी है। लेकिन अगर ये 10 के ऊपर आती, 10 या 10 से ऊपर आती, जो कि आपकी करंटली 1 है, लेकिन अगर ये 1 ना होकर 10 के ऊपर आती, तो इसका मतलब है हाई मल्टीकोलिनियरिटी आपके उसमें। बट ये बहुत सही आ रहा है कि हमारी वैल्यू 1 1 1 1, तो आपका डेटा मतलब मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है, जो कि मान लिया अच्छी बात है। अवर डेटा हैज नो हाई मल्टीकोलिनियरिटी। तो हमने मल्टीकोलिनियरिटी भी चेक कर ली अपने डेटा में। तो मतलब आप कोई भी अपना एल्गोरिथम लगा सकते हो, लीनियर भी काम करेगा, लेसो भी काम करेगा, रिच भी काम करेगा, इलास्टिक भी काम करेगा। बट अगर मल्टीकोलिनियरिटी होती तो हम स्पेसिफिकली रिच को लगाते। अब हम करेंगे थोड़ा फीचर सिलेक्शन। अब आप बोलोगे 4 तो फीचर है, अब इसमें क्या फीचर सिलेक्शन करना है? करना पड़ सकता है आपको। क्या पता आपको 3 फीचर से ही वो रिजल्ट मिल रहे हो, तो चौथे को फालतू में क्यों ऐड करना है? तो पहले हम कोरिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम कोरिलेशन निकालेंगे अपना। ईयरली अमाउंट स्पेंट जो हमारा आउटपुट कॉलम है, इसका बाकी इनपुट कॉलम्स के साथ हमने कोरिलेशन निकाला है इस लाइन की मदद से। जो आपके जितने भी इनपुट कॉलम्स है ना, एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट एंड जो लास्ट कॉलम है आपका, उसको हमने किसके साथ निकाला है? ईयरली अमाउंट स्पेंट के साथ। तो हमारा कोरिलेशन ऐसा कुछ आया है। एवरेज सेशन लेंथ 0.33, टाइम ऑन ऐप 0.47, टाइम ऑन वेबसाइट 0.0005, लेंथ ऑफ मेंबरशिप 0.76, ईयरली अमाउंट स्पेंट 1.0। तो इसको लास्ट वाले को छोड़ दो, ये तो अपने साथ ही कोरिलेट कर रहा है, अपने साथ तो अच्छा ही कोरिलेशन करेगा ना 1 का। यहाँ देखो अब लेंथ ऑफ मेंबरशिप बहुत अच्छा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब जितनी आपकी लेंथ ऑफ मेंबरशिप बढ़ रही है, उतना आपका ईयरली अमाउंट स्पेंड बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है 0.76 का। टाइम ऑन ऐप को देखो 0.47, मॉडरेट कोरिलेशन है, 0.5 मान लेता हूँ चलो इसे। एवरेज सेशन लेंथ 0.3, अच्छा तो कोरिलेशन तो नहीं कहेंगे बट ठीक है, क्योंकि हम पे डेटा सेट कम है ना, छोटा सा है, तो उस हिसाब से ठीक है 0.33 भी। बट ये अपना टाइम ऑन वेबसाइट वाला देखो 0.000581, बहुत ही घटिया कोरिलेशन है ये। मतलब ये बिल्कुल आउटपुट कॉलम पे बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब टाइम ऑन वेबसाइट का। टाइम ऑन वेबसाइट आपकी कितनी भी हो, वो आउटपुट डिटरमाइन करने में आपका बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है इतना। ये तो हमने कोरिलेशन मेथड से चेक किया। तो मतलब आप कोरिलेशन मेथड के हिसाब से आपके कौन से बेस्ट मेथड होने चाहिए? एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, लेंथ ऑफ मेंबरशिप, ये आपके बेस्ट इनपुट फीचर होने चाहिए। लास्ट वाला तो आपका आउटपुट फीचर है ना, मतलब आपका टाइम ऑन वेबसाइट वाला इंक्लूड नहीं होना चाहिए सिलेक्टेड फीचर में। ये तो कोरिलेशन मेथड से पता लगा दिया। बट कोरिलेशन मेथड का कभी कभी सही होता है, कभी कभी नहीं हो सकता। बट हम किसका यूज करेंगे अब? ये कोरिलेशन मेथड क्या है, बेसिक टेक्निक है बहुत ज़्यादा। अब हम थोड़ी सी फीचर सिलेक्शन की एडवांस टेक्निक यूज़ करेंगे टू बी ऑन द सेफर साइड, कि हमें एग्जैक्टली पता रहे कि हमारा कोरिलेशन वाला सही काम कर रहा है, मतलब कोरिलेशन के हिसाब से भी सही है और इस वाले मेथड के हिसाब से भी सही है। तो 2 हमने मेथड पढ़े थे थोड़े एडवांस के लिए। कौन से थे वो? फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। तो यहाँ मैं रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन यानी RFE का यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक्स और वाई में डेटा को स्प्लिट करते हैं। ये एक्स और ये करता क्या है RFE, ये आप अगर जानना है तो आप फीचर सिलेक्शन वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक्स और वाई में स्प्लिट करोगे अपने डेटा पहले। एक्स में आपके सारे इनपुट हैं, वाई में आपके सारे आउटपुट कॉलम है। इसको रन करेंगे। देन हम यहाँ से sklearn से डॉट फीचर सिलेक्शन से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, अपना RFE इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से हम लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करेंगे अपना। क्यों? RFE करता क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, तो ये आपके मॉडल के ऊपर लीनियर रिग्रेशन को, लीनियर रिग्रेशन या आप जो भी कोई भी मॉडल डाल सकते हैं यहाँ पे, उसको बार बार रीरन करेगा उसके ऊपर, और देखिएगा कि कौन से 3 आपको फीचर बेस्ट आउटपुट दे रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट एक्यूरेसी कौन से दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हमने अपना मॉडल इनिशियलाइज किया, हमने लीनियर रिग्रेशन लिया है क्योंकि हम बेसिक सा ही देख रहे हैं। तो मॉडल इक्वल टू हमने लीनियर रिग्रेशन सेट किया, लीनियर रिग्रेशन के अंदर कोई पैरामीटर होता नहीं है इतना। देन हम अपना RFE इनिशियलाइज करेंगे।
आर एफ इक्वल टू कैपिटल आर एफ ई। सबसे पहले अपना पहला पैरामीटर क्या होता है, उसमें मॉडल पास करोगे, तो यहाँ पे आपने मॉडल पास कर दिया। ठीक है, उसका दूसरा पैरामीटर क्या है, एन फीचर टू सिलेक्ट, मतलब ओवरऑल कितने फीचर हैं आप पे, 4 फीचर हैं। कितने फीचर हैं, 4। इनपुट फीचर की बात कर रहा हूँ मैं, 4 फीचर हैं यहाँ पे, सेशन लेंथ, ऐप, वेबसाइट, मेंबरशिप। और मैंने एन फीचर टू सिलेक्ट क्या किया है, 3, मतलब इन 4 में से टॉप 3 ढूंढ के दो मेरे को। ठीक है, उसका मैंने आर को ट्रेन कर दिया किसके ऊपर, जो मैंने एक्स और वाई लिखे थे ना यहाँ पे, उसके ऊपर ट्रेन कर दिया डॉट फिट यूज करके। और उसके बाद यहाँ से मैंने जो सिलेक्टेड फीचर्स डॉट एक्स डॉट कॉलम्स करके लिखा है ना, इससे मेरे को क्या मिल जाएंगे, सारे सिलेक्टेड फीचर्स आर के हिसाब से। और बाकी मैंने ये प्रिंट कर दिया मेरे सिलेक्टेड फीचर्स, यहाँ पे जो भी इसके अंदर आया ना सिलेक्टेड फीचर्स, उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो इसको रन करोगे तो आर के हिसाब से आपके बेस्ट फीचर है एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप एंड लेंथ ऑफ मेंबरशिप, जो कि राइट है। कोरिलेशन ने भी यही बताया था ना मैं, बट क्या कोरिलेशन बेसिक टेक्निक है, इसलिए हमने सेफर साइड पे रहने के लिए आर को भी लगा दिया एक बार। तो इसने भी ये बता दिया आर ने कि जो टाइम ऑन वेबसाइट है वो आपके टॉप 3 में तो नहीं आता, मतलब लास्ट ही आता है। 4 तो आप पे कॉलम है, टॉप 3 आपके ये हैं, लेंथ, ऐप एंड मेंबरशिप। वेबसाइट वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कोरिलेशन भी बहुत कम था। आपने फीचर सिलेक्शन कर दिया यहाँ, अब आपको सिलेक्टेड फीचर्स मिल चुके हैं। अब सिलेक्टेड फीचर्स की मदद से आप अपना नया डेटा सेट बनाओगे। तो मैंने यहाँ पे अपना न्यू डीएफ क्रिएट किया, किसकी मदद से, ये तो जो सिलेक्टेड फीचर्स आर मैंने निकाले हैं यहाँ से। देन हमने जो आउटपुट कॉलम है, ईयरली अमाउंट स्पेंट, वो किससे रीइनिशियलाइज किया, अपने डीएफ से। जो ऊपर हमने डीएफ पढ़ा है ना, ये ऊपर हमारा जो डीएफ है सबसे स्टार्ट में, इसी से लिया है मैं लास्ट वाला कॉलम, ये ईयरली अमाउंट स्पेंट वाला कॉलम, यहाँ डीएफ से ले आके सीधा न्यू डीएफ के अंदर स्टोर कर दिया मैंने। ठीक है, ये रहा। तो इसको रीरन करेंगे, अब अपना न्यू डीएफ देखते हैं। ये रहा आपका नया डेटा सेट। एवरेज सेशन लेंथ है आप पे, टाइम ऑन ऐप है, लेंथ ऑफ मेंबरशिप है। टाइम ऑन वेबसाइट अब हट चुका है। तो अब पहले हम पे देखो शुरुआत में कैसे थे, 8 कॉलम थे, 8 से हमने 5 किए, 5 से हमने कितने कर दिए, अब 4। राइट, तो आपके पास 3 इनपुट फीचर हैं और एक लास्ट वाला आउटपुट फीचर है, ईयरली अमाउंट स्पेंट वाला। अब हम अपना शुरू करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि है मॉडल बिल्डिंग। आपको अपने के लिए एमएल मॉडल बनाना है ना। अब डेटा तो आपको हो चुका है, परफेक्ट डेटा मिल चुका है, अब इसमें और क्या करोगे, और कुछ बचा है करने को, नहीं बचा आपके डेटा में कुछ करने के लिए। फीचर सिलेक्शन कर दिया, फीचर इंजीनियरिंग कर दिया, छोटा सा ही डेटा सेट था ऑलरेडी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है ही वो ऑलरेडी। तो फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका। फीचर इंजीनियरिंग के बाद क्या करते हैं हम, मॉडल बिल्डिंग तो करते हैं। यहाँ पे वर्क फ्लो में पढ़ा था ना हमने, फीचर इंजीनियरिंग कर दिया, अब क्या कर रहे हैं हम, मॉडल बिल्डिंग। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप पे आ चुके हैं हम अपने मॉडल बिल्डिंग वाले। मॉडल बिल्डिंग के लिए क्या करते हो आप, वापस वही करो, एक्स वाई में स्प्लिट कर दो अपने डेटा को। एक्स में आपके सारे इनपुट कॉलम, वाई में आपके आउटपुट कॉलम। क्यों, क्योंकि आपको अब नया डीएफ मिला है ना, तो वापस से एक्स वाई में स्प्लिट कर रहे हैं। इस बार किसका यूज करके कर रहे हैं हम, ये याद रखना है, यहाँ पे न्यू डीएफ का यूज करके। ठीक है, ये गलती मत करना, यहाँ पे डीएफ मत लिख देना, अब न्यू डीएफ होगा यहाँ पे। अब हम इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ हर इससे पहले वाली वीडियोस में। हम अपने डेटा को किस में तोड़ते हैं, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। जिसमें जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन होता है आपका ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट आपकी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, जो कि हमारे sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन के अंदर है। हमने एक्स और वाई पे लगाया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और टेस्ट साइज लिखा 0.2। 0.2 का मतलब ये है कि जो 20% होगा वो टेस्टिंग के लिए यूज होगा, एंड 0.8 यानी 80% जो डेटा होगा वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। इसको रन करते हैं। अब जो हमने अगली चीज पढ़ी थी, स्केलिंग करनी, फीचर इंजीनियरिंग में ही मैंने बताया था, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्केलिंग करना। देखो स्केलिंग करना सही है, बुरा नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा किसी पे, बट कर लो। इसका लेकिन हमारे वाले केस में नहीं आएगा ज़्यादा फर्क, क्यों, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ी स्केलिंग में है नहीं इनमें। देखो ये 34 है, ये 12 है, 4 है, ज़्यादा फर्क है नहीं मतलब। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 34,000 होता, ये 12 होता, 4 होता, तो अलग बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो यहाँ इतना फर्क नहीं है, बट करने में क्या जा रहा है, स्टैंडर्ड स्केलिंग, क्योंकि नुकसान नहीं है इसका। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड स्केलिंग लगा दिया।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, इनिशियलाइज किया सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर लगाया, एंड लास्ट लाइन में हमने टेस्टिंग के ऊपर लगाया। देखो, जब भी आप ट्रेनिंग के ऊपर लगाते हो स्केलर को, आप यूज करते हो फिट ट्रांसफॉर्म। जब भी आप टेस्टिंग वाले के ऊपर यूज करते हो, आप सिर्फ यूज करते हो ट्रांसफॉर्म। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और हमने एक्सट्रेन था, एक्सट्रेन को किस में चेंज कर दिया, अब एक्सट्रेन स्केल्ड में। और एक्सटेस्ट जो हमारा है वो एक्सटेस्ट स्केल्ड में चेंज है, ये याद रखना। अब आ जाते हैं अपने मॉडल बिल्डिंग में। अब देखो, जितने हमने चारों अब तक एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं वो मैंने सारे इंपोर्ट कर दिए यहाँ पे। sklearn डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन, लेसो, रिज एंड इलास्टिक नेट। एंड मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दी अपनी, कौन कौन सी, MAE, R2 एंड MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। अब देखो, मैं एक एक करके लगाता रहता है, लीनियर रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, इलास्टिक नेट रिग्रेशन। तो ठीक है, करने के लिए कर सकते हैं, बट टाइम लग जाएगा ना फालतू में। तो मैंने क्या किया, एक ही बार में रन कर दिया। क्यों, मैं लूप करा है मैंने। कैसे, सबसे पहले तो मैंने एक मॉडल्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई, मॉडल्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई। उसके अंदर मैंने सारे की पेयर में अपने मॉडल्स डाल दिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लिखा, नाम आप कुछ भी डाल दो, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कुछ भी डाल दो। फिर मैंने ब्रैकेट और की के अंदर क्या डाला, डिक्शनरी में लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन के अंदर कोई पैरामीटर होता नहीं है। लेसो, लेसो भी ऐसे ही डाल दिया यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू 1 जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। रिज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1, इलास्टिक नेट अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, या अगर मैं इसको ना भी लिखूँ, किसी के अंदर कुछ मत लिखो क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं सबकी। ठीक है, बस मैंने चारों को लिख दिया यहाँ पे, एक डिक्शनरी के अंदर लिख दिया। अब एक एक करके क्या करने वाला हूँ मैं, इन मॉडल्स के ऊपर लूप करूंगा। फॉर नेम कॉमा मॉडल इन मॉडल डॉट आइटम्स। नेम क्या है, ये है। मॉडल क्या है, ये है। ठीक है, नेम से आपका इतना कुछ फर्क नहीं है, वो बस दिखाने के लिए है कि कौन सा मॉडल है ये। और ये आपका मॉडल है। और फिर मॉडल डॉट आइटम्स क्या होते हैं, क्योंकि डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर आइटम्स होते हैं। डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, इसको रन करता हूँ। अगर मैं लिखूँ मॉडल्स डॉट आइटम्स, सॉरी, ठीक है, ये देखो, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लेसो लेसो, रिज रिज, इलास्टिक नेट इलास्टिक नेट। तो ये कर क्या रहा है, ये सबसे पहले किस में जाएगा, लीनियर रिग्रेशन में। और किसको लगाएगा, लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करे, लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करेगा। लीनियर रिग्रेशन में क्या करेगा पहले, ये आपका जो लीनियर रिग्रेशन हो किसके अंदर स्टोर है, मॉडल के अंदर। और जो आपका ये जो नेम वाला स्ट्रिंग वाला लीनियर रिग्रेशन है वो किसके अंदर स्टोर है, नेम के अंदर। ठीक है, अब जो मॉडल वाला लीनियर रिग्रेशन है, यानी जो ब्रैकेट वाला लीनियर रिग्रेशन है, इसको आप फिट कर दोगे किसके ऊपर, जो आपने ऊपर स्केल वाला एक्स ट्रेन लगाया था और वाई ट्रेन के ऊपर। उसके बाद आप वाई प्रिडिक्शन वाला निकालोगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किसके ऊपर करोगे, प्रिडिक्शन किसके ऊपर हम करते हैं, एक्स टेस्ट के ऊपर। एक्स टेस्ट, लेकिन हम एक्स टेस्ट को क्या कर चुके हैं, स्केल्ड कर चुके हैं। तो एक्स टेस्ट स्केल्ड। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रेनिंग हो चुकी है, प्रिडिक्शन हो चुकी है हमारे, और हमारे जितने प्रिडिक्शन हो किसके अंदर स्टोर है, वाई प्रेड के अंदर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, MSC निकालेंगे, R2 निकालेंगे, अपना MAE निकालेंगे, और उसके बाद उनको प्रिंट करके शो कर देंगे। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के लिए हो गया। सेम यही चीज रिपीट होगी लेसो के लिए, सेम यही होगा रिच के लिए, सेम यही होगा इलास्टिक नेट के लिए भी। राइट, अब इसको हम रन करते हैं, जल्दी हो जाएगा रन। ये देखो, लीनियर रिग्रेशन का हमारा MSC आ रहा है 104.97, R2 आ रहा है 98%, MAE आ रहा है 8.07। लेसो के लिए आ रहा है हमारा MSC 106.20, 0.98, 0.25। सेम इसके लिए 104.92, 0.98, 8.08। इलास्टिक नेट के लिए आ रहा है 739, MSC बहुत ज़्यादा आ रहा है। R2 भी कम आ रहा है, 85% ही आ रहा है, कंपैरिजन दूसरों से बहुत कम आ रहा है। MAE भी 22.21 आ रहा है, बाकी सबका कितना है 888, इसका 22। मतलब ऐसा लग रहा है कि इलास्टिक नेट सबसे बेकार परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो लेसो भी या रिज, हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा रिज अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड लीनियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उनकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी होती है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हमारे, बट इस केस में हम थोड़ा अलग करने वाले हैं।
हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किसके करेंगे? इलास्टिक नेट की। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों, उसकी तो एक्यूरेसी भी कम आ रही है इलास्टिक नेट की। देखो, यही दिक्कत है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है ना आपकी, अगर आपके डेटा की, आपके मॉडल की बहुत ही एक्यूरेसी आ रही है 0.98, 0.98 बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा ही बड़ी एक्यूरेसी आ रही है तो चांसेस ये हैं कि आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट कर रहा है। बहुत चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि मॉडल ओवरफिट कर रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इलास्टिक नेट की तरफ जा रहे हैं। हम इलास्टिक नेट को मैंने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना सिखाऊंगा। और बाकियों में जैसे लीनियर रिग्रेशन का मैं यूज़ करता था, लीनियर रिग्रेशन के अंदर कोई पैरामीटर होते ही नहीं है इतने, तो क्या हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। सेम लेसो में भी एक ही पैरामीटर हाइपर पैरामीटर होता है, रिज में भी हाइपर पैरामीटर एक होता है, बट इलास्टिक नेट में क्या है, दो हाइपर पैरामीटर होते हैं, अल्फा भी होता है, L1 रेशियो भी होता है। तो हम बेस्ट वैल्यूज ढूंढेंगे किसकी, अल्फा की और L1 रेशियो की, और तब देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑफ इलास्टिक नेट। हमने ये माना कि इलास्टिक नेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है अभी हमारे लिए, भले ही अच्छा नहीं दे रहा रिजल्ट और एज कम्पेयर टू अदर, बट मेरे को बहुत चांसेस लग रहे हैं कि ये तीनों हमारे क्या कर रहे हैं, ओवरफिट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इलास्टिक नेट की तरफ जा रहा हूँ। भले 85% एक्यूरेसी है बट ओवरफिट तो नहीं करे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अगर किसी ने देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, ML1 वाली वीडियो में, दो हम पे मेथड होते हैं, रैंडम सर्च एंड ग्रिड सर्च। तो हमने यहाँ पे किसको इंपोर्ट किया, अपने ग्रिड सर्च को। रैंडम सर्च भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में कभी, बट यहाँ हमारे पास बहुत कम पैरामीटर्स हैं, इसलिए हम जा सकते हैं ग्रिड सर्च में। अगर आपके बहुत ज़्यादा पैरामीटर होते हैं तब आप रैंडम सर्च की तरफ जाते हो। तो इसको रन करते हैं। सेम हम एक्स और वाई को स्प्लिट करेंगे, एक्स में सारे इनपुट, वाई में आपके आउटपुट। वापस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे जो ऊपर किया, वापस स्केलिंग कर लेते हैं। इतने स्टेप आपने जो प्रीवियसली कर चुके हो वही सारे स्टेप्स थे, ठीक है। अब आपका जो मेन डेटा है वो किसके अंदर है, एक्स ट्रेन स्केल, एक्स टेस्ट स्केल, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। अब हम किसको, पहले तो ये देखो आप उस मॉडल को इनिशियलाइज करो जिसकी आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक नेट करके इलास्टिक नेट और एम्प्टी पैरामीटर इनिशियलाइज कर दिया, एम्प्टी रखने से इनिशियलाइज कर दिया। अब आता है यहाँ से मेन काम, ये चीज़ है आपका मेन। आपको करने हैं पैरम ग्रिड, पैरामीटर्स की ग्रिड पास करनी है आपको, ठीक है। नाम आप कुछ भी रखो इसका, नाम कुछ भी रख दो, बट क्या करना है आपको, डिक्शनरी पास करनी है। क्या करनी है, डिक्शनरी पास करनी है। की में आपको क्या डालना है, जो डिक्शनरी में हम दो वैल्यूज होती है ना हमारी, लेफ्ट हैंड साइड पे की होती है ये, राइट हैंड साइड पे क्या होती है, वैल्यू होती है। पढ़ा है ये तो हमने पाइथन में। जो आपको की है उसमें आपको एग्जैक्ट पैरामीटर का नाम डालना है, याद रखना। कुछ भी नहीं डाल सकते हैं नाम, पैरामीटर का एग्जैक्ट नाम जो आप पैरामीटर के अंदर पास करते हो। हम पास क्या करते हैं यहाँ पे, अल्फा एंड L1 रेशियो, ठीक है। और वैल्यूज में आप क्या पास करोगे, वैल्यू वाले हिस्से में आप पास करोगे अपना लिस्ट के अंदर पास करोगे जो भी आपको वैल्यूज के ऊपर टेस्ट करना है। मतलब मैंने यहाँ डाल दिया 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, राइट। L1 रेशियो में डाल दिया 0.1, 0.5, 0.9। अब ग्रिड सर्च करेगा क्या, मैं पहले ही बताता हूँ यहाँ क्या करने वाला है ये चेक करेगा। सबसे पहले देखो क्या करने वाला है ये लेगा अल्फा 0.1, L1 रेशियो लेगा 0.1, मॉडल की एक्यूरेसी निकालेगा, ठीक है। मॉडल की एक्यूरेसी निकालेगा, ठीक है। उसे मिल गई मॉडल की एक्यूरेसी, उसके बाद वो क्या करेगा 0.1, 0.5 के साथ चेक करेगा, वापस निकालेगा एक्यूरेसी 0.1, 0.9 के साथ करेगा, ऐसे ही फिर 0.5, 0.1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.9, 1.1, 0.1, 1, 0.5, 1, 0.9, ऐसे सबके साथ करता रहेगा वो। जब उसे ऐसा पैरामीटर मिल जाए जिसमें उसकी सबसे कम, मतलब जो भी हम एक्यूरेसी का पैरामीटर दे रहे हैं, अगर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर पास कर रहे हैं, तो जिसमें उसे सबसे कम मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा तो वो आपका बेस्ट मॉडल होगा। अगर हम R2 स्कोर पास कर रहे हैं तो जब उस R2 स्कोर सबसे ज़्यादा होगा तब आपका बेस्ट पैरामीटर होगा। जब उसको ये मिले कि अल्फा और L1 रेशियो बेस्ट मिल रहे हैं उसे, वो तब आपको निकाल के देगा वो आपके बेस्ट पैरामीटर, और आपका बेस्ट मॉडल भी उसी के अंदर स्टोर होगा, ग्रिड सर्च के अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लगा रहे हैं अपना, यहाँ पे हम अपना ग्रिड सर्च इनिशियलाइज कर रहे हैं ये वाली लाइन में। देखो मैंने ग्रिड सर्च वाला वेरिएबल डाला, इसके अंदर मैंने ग्रिड सर्च CV इनिशियलाइज किया। सबसे पहले आप डालोगे, पहला पैरामीटर होगा आपका एस्टिमेटर,
एस्टिमेटर के अंदर आप पास करते हो अपना मॉडल, जो कि हमारा क्या है, इलास्टिक नेट। ठीक है, देन हम पास करते हैं यहाँ पे पैरम ग्रिड। ये आपका पहला जो पैरम ग्रिड है, ये पैरामीटर्स का है। ये इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो तो। पैरामीटर्स, ठीक है, यहाँ हम पास करेंगे मीटर्स। पैरम ग्रिड इक्वल टू पैरामीटर्स, जो भी आपने पैरामीटर्स पास किए ना, इसको यहाँ पे पास कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद ये होता है क्रॉस वैलिडेशन इक्वल टू 5। याद रखना, इसे ज़्यादा भी मत करना है। अगर इसे ज़्यादा हाई कर दोगे तो चांसेस है आपका मॉडल ओवर फिटिंग होगा। 10, 50 सही है, 100, 200 मत जाना, क्योंकि छोटा डेटा सेट है ना हम पे। 10 काफ़ी है मेरे हिसाब से, 10 मैक्स जाना चाहिए। 500 ही रोज है ना, क्योंकि हमारे डेटा सेट में मैंने तभी 5 रखा है। देन आप पास करोगे यहाँ पे स्कोरिंग। यहाँ पे आप पास करोगे स्कोरिंग। आप ग्रिड सर्च सीवी के उसमें जाना, डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएंगे कौन कौन से आपके पास स्कोरिंग के पैरामीटर है। मैंने यहाँ पे क्या डाला है, मीन एब्सोल्यूट एरर और नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर, बल्कि राइट। तो मतलब ये क्या करेगा, इन शॉर्ट एमएई निकालेगा ये। जब इसको बेस्ट एमएई मिल जाएगा ना, तभी आपको अपने बेस्ट पैरामीटर निकाल के दे देगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ट्रेन कर दिया ग्रिड सर्च को। जो हमने ग्रिड सर्च के अंदर स्टोर कर रखा है ना, उसके अंदर हमने किसके ऊपर ट्रेन कर दिया, एक्स ट्रेन, स्केल्ड एंड वाई ट्रेन के ऊपर, जो कि हम नॉर्मली किसी भी मॉडल को करते ही है, अभी हमने ऊपर देखा होगा। अब सेम आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ग्रिड सर्च सीवी की, तो आपको वहाँ पे पैरामीटर्स तो ठीक है मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे। एट्रीब्यूट्स में आपको मिलेंगे दो चीज़ें, बेस्ट पैरम्स, बेस्ट स्कोर एंड बेस्ट एस्टिमेटर, ये 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। बेस्ट पैरम्स क्या करके निकाल के देता है आपको, अगर आप लिखोगे ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट पैरम, यानी ग्रिड सर्च आपका ये वाला है, डॉट बेस्ट पैरम्स अंडरस्कोर मार्क के डालोगे, तो आपको बेस्ट पैरामीटर्स दिखा देगा वो, जो उसके हिसाब से बेस्ट थे ग्रिड सर्च सीवी के हिसाब से। बेस्ट स्कोर लिखोगे तो ये निकाल के देगा कि आपको कब आपको बेस्ट स्कोर मिला था, कौन सा बेस्ट स्कोर मिला था आपको। रन करेंगे तो ग्रिड सर्च सीवी के हिसाब से जो आपका अल्फा है, जो आपने इतने सारी वैल्यूज पास की हैं, 0.1, 0.5, ये सब जितनी भी है, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा आपके लिए, 0.1। ठीक है, और जो आपके लिए सबसे मतलब आपके जो बेस्ट स्कोर आया है ग्रिड सर्च में, जब आपने अल्फा को 0.1 और L1 रेशियो को 0.9 यूज किया है, जब आपने अल्फा को 0.1 एंड L1 रेशियो में 0.9 यूज किया है, जो आपको स्कोर मिला है वो कितना है, -8.08। माइनस को छोड़ दो, 8.08 समझ लो। तो मतलब आपका जो MAE है, जहाँ अगर आप ऊपर के कंपैरिजन में करो तो 8.08 आया है। तो सपोज रेज रिग्रेशन के करीब आ रखा है। यहाँ पे 22 आ रहा था ना एमई, हमने 22 एमई से सीधा 8.08 पे लिया है। इलास्टिक नेट का यूज कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, बट क्या था यहाँ पे, जो यहाँ वाला इलास्टिक नेट कर रहा था ना, वो क्या यूज कर रहा था, अल्फा इक्वल टू 1 एंड L1 रेशियो इक्वल टू 0.5। बट इस केस में नहीं है। जो ये ग्रिड सर्च वाला हमें इलास्टिक नेट मिला है, जो हमने ग्रिड सर्च के बाद इसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की है, इस वाले जो इलास्टिक नेट है उसका अल्फा क्या है, 0.1 एंड L1 रेशियो 0.9। तो ये आपके बेस्ट पैरामीटर हैं। ठीक है, जब ये वाले पैरामीटर यूज हो रहे हैं तो आपको 8.08 मिल रही है एमएई। ठीक है, कहाँ आपको वहाँ पे 22 एमएई मिल रही थी, यहाँ पे 8.08 हो गई। इसलिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक नेट का यूज़ किया आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग दिखाने के लिए। वरना मैं डायरेक्टली रिच भी कर सकता था, बट रिच को मैं कितना ही हाइपर पैरामीटर ट्यून कर लेता, 8.08 तो ऑलरेडी आ रहा था वो, उससे नीचे नहीं जाएगा वो। इसलिए मैंने इलास्टिक नेट को यूज़ किया यहाँ। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। चलो, बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट स्कोर। अब ये बोल रहा बेस्ट एस्टिमेटर क्या है। अब देखो, आपको पैरामीटर्स मिल गए। अब आप ये तो है नहीं कि आप वापस से नया मॉडल स्टार्ट करोगे, मतलब आप यहाँ पे बनाना शुरू करोगे कि इलास्टिक नेट इक्वल टू इलास्टिक नेट, और अब मैं डाल देता हूँ अल्फा इक्वल टू 0.1 एंड L1 रेशियो इक्वल टू 0.9। ठीक है, और वापस से उसको फिट वगैरह सब करता हूँ, मॉडल प्रिडिक्ट वगैरह करूंगा, तब जाके मिलेगा वापस से मेरे को, क्योंकि अब उसने बेस्ट पैराम्स निकाल के दिए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इतना। मतलब ग्रिड सर्च भी किया है और उसने आपको बेस्ट पैराम्स निकाल के दे दिया, वापस से आपको वही मॉडल बनाना पड़ रहा है स्टार्टिंग से, स्क्रैच से। तो ये थोड़ा ना बेस्ट अप्रोच है, तो इसको हम हटा देते हैं। आप सिर्फ लिखो यहाँ पे बेस्ट मॉडल इक्वल टू ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट एस्टिमेटर, बेस्ट एस्टिमेटर अंडरस्कोर डालो। तो आपका जो भी ये वाली वैल्यूज है, अल्फा इज इक्वल टू 0.1, L1 रेशियो इक्वल टू 0.9, इनका यूज करके आपका जो इलास्टिक नेट है वो बन के आ जाएगा, और किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, बेस्ट मॉडल के अंदर।
ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा वो। आपको बनाने की जरूरत नहीं है वापस से स्क्रैच से लिख के, वो ऑटोमेटिकली बनेगा और आपके बेस्ट मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको अपना बेस्ट मॉडल मिल गया तो उससे बाकी तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, हमने इस वाली लाइन में क्या किया है, प्रिडिक्शन किया है, देन हमने क्या है, मीन स्क्वायर्ड एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड आर टू स्कोर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, देन देखो मॉडल तो यहाँ पे भी ओवरफिट कर रहा है। ठीक है, मतलब न्यू डेटा पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ये। क्यों, देखो आपका आर टू स्कोर नेगेटिव में जा रहा है, एमए भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वो तो है कि यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, राइट। ओवरफिटिंग तो करेंगे, आपके सारे मॉडल कर रहे हैं ओवरफिटिंग, बट यहाँ पे हम आपको बस टेस्टिंग के लिए दिखा रहे हैं कि मतलब आपका पहला ही प्रोजेक्ट है बेसिक सा। और वैसे भी ये रियल वर्ल्ड डेटा सेट भी है कि नहीं है वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 500 ही रोज हैं बस। ठीक है, कम से कम 50-60 थाउजेंड हो तो होती तो बात थी। तो मॉडल तो ओवरफिट करेगा, इतने कम रोज पे कोई मॉडल ट्रेन नहीं हो सकता, मॉडल ओवरफिट करेगा। बट हमारा यहाँ इंटेंशन है ही नहीं कि हम एडवांस डेटा सेट वगैरह पे काम कर रहे हैं, हम बस दिखा रहे हैं कि आपको कि जनरली जो वर्क फ्लो होता है, हम काम कैसे करते हैं किसी एमएल मॉडल पे, अप्रोच कैसे करते हैं उसे। ठीक है, मॉडल तो ओवरफिट कर रहा है, ये तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मॉडल इज ओवरफिटिंग, साफ सी बात है। R2 आपका नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं टेस्टिंग। डेटा की क्या कर रहे हैं हम, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो यहाँ पे स्टेप बताए थे, मॉडल टेस्टिंग कर रहे हैं अब हम। क्या कर रहे हैं हम, मॉडल टेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पे न्यू df डॉट हेड दिखाया आपको कुछ 34, 12 एंड 4.08। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेस्ट कैसे करेंगे इसे, हम डेटा वाले पैरामीटर में एक एरे पास करेंगे, np डॉट एरे। एरे के अंदर क्या पास करोगे आप, इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज लाइक जैसे मैं अगर यही पास कर दूं, आपकी ये वाली वैल्यूज पास कर लेते हैं, इनको कॉपी करते हैं और इस एरे के अंदर पास कर देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं ना। ठीक है, ताकि हम देख रहे हैं कि अगर 587 के आसपास आ रहा है ये, 587 के आसपास आ रहा है जो हमारा हम प्रिडिक्शन करेंगे, देखते हैं कि मॉडल कितना सही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो पैरामीटर है वो पैरामीटर बोल रहा हूँ सॉरी, फर्स्ट इनपुट फीचर हमने पास कर दिया 34.46, 12.655, 4.08। क्यों हमने तीन क्यों पास किए, क्योंकि देखो जो हमारा मॉडल है वो तीन इनपुट फीचर पे ही ट्रेन हो रखा है, इन तीनों पे तो हमने ट्रेन किया है उसे इस आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने ये क्यों लगाया डॉट रीशेप इक्वल टू 1, -1। इसको भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं और स्केलर लगाऊं तो एरर आएगी यहाँ, आ गई एरर। ये क्या बोल रहा है एरर में, देखो एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे। हमने क्या वन डायमेंशनल एरे पास करा है, बट डेटा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जो मॉडल है हमारा वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमारे से, एक वन टाइम सॉरी 2D एरे एक्सपेक्ट कर रहा है, बल्कि हमने क्या कर दिया, वन डायमेंशनल एरे पास कर दिया। तो देखो ये आपको दे भी रहा है कि रीशेप योर डेटा यूजिंग ये, तो हम कर लेते हैं अब तो उसने एरर में ही बता दिया कि आपको ये यूज करना है, तो इसको वापस पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आपका डेटा 2 डायमेंशनल है ये, अगर इसका हम डेटा डॉट एंडिम निकालेंगे, डेटा डॉट एंडिम, ये ऊपर क्यों चले जा रहा है बार बार, देखो डेटा डॉट एंडिम क्या आ गया, अब 2 आ गया ना, मतलब 2 डायमेंशनल एरे मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, मैं स्केलिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं हम स्केलिंग, क्योंकि आपको याद होगा जब हम अपना मॉडल बिल्ड कर रहे थे हमने स्केलिंग की थी, एक्स टेस्ट के ऊपर भी हमने स्केलिंग की थी। मतलब हम जो न्यू डेटा मतलब टेस्टिंग के टाइम जो डेटा यूज कर रहे हैं उस पर भी स्केलिंग करनी जरूरी है आपको। ठीक है, क्योंकि आप जो वैल्यू डाल रहे हो, जो आप ये वैल्यू डाल रहे हो यहाँ पे 34.49, 12.65, 4.08, इनको वो स्केलिंग से क्या करता है, श्रिंक कर देता है। क्यों, जीरो के आसपास श्रिंक कर देता है, सेम लाइंस में ले आता है उन्हें। तो स्केलिंग करना इससे भी जरूरी है, वरना आप ये 34 पॉइंट सीधा मॉडल पास करोगे तो वो गलत ही आउटपुट देने वाला है आपको। तो स्केलिंग करना जरूरी है, और फिट ट्रांसफॉर्म मत लगाना, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म लगाना, अगर फिट लगाया तो आपका गलत आएगा आउटपुट। तो डेटा न्यू इक्वल टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म डेटा,
मतलब हमने इस वाले डेटा के ऊपर स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म लगाया, और जो उसको लगाने के बाद आया हमने किसके अंदर स्टोर कर दिया, डेटा न्यू के अंदर। ठीक है, इसको रन करते हैं, अपना डेटा न्यू देख लेते हैं। अगर आप अपना डेटा न्यू देखोगे, देखो ये 34.49 आपका किसमें श्रिंक हो गया, 1.56। 12.65 इसमें श्रिंक हो गया, 0.6। 4.08 किसमें श्रिंक हो गया, 0.580। अब मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि आपने ट्रेनिंग के टाइम भी स्केलर यूज किया था ना। अगर हाँ, अगर आप ट्रेनिंग के टाइम स्केलर यूज नहीं कर रहे होते, जब मॉडल बिल्ड कर रहे थे, तब लगाने की जरूरत नहीं थी। बट वहां पे आपने स्केलिंग का यूज किया था मॉडल बिल्ड करते समय, तो यहाँ पे भी यूज करोगे प्रिडिक्शन के टाइम पे भी। उसके बाद हमारा जो मॉडल है वो किसके अंदर स्टोर हो रखा है, बेस्ट मॉडल के अंदर है हमारा। हमारा मॉडल कहाँ स्टोर है, बेस्ट मॉडल के अंदर है ना हमारा, बेस्ट मॉडल स्कोर जो भी है, ये इलास्टिक नेट है जो हमारा। ठीक है, तो हम उससे यूज करेंगे बेस्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। किसको करेंगे प्रिडिक्ट, डेटा न्यू को। इसको रन करते हैं, देखो आ रखा है 593। 593 आया। ये कितना आ रखा है, 587। हमने पहली रो दी थी ना उसे, 587.95। ये आ रहा है 583.03। बहुत कम फर्क है, मतलब 87 से 93, 6 का फर्क है बस। तो बहुत आसपास बता रहा है, मतलब तो हमारा मॉडल ठीक है। लेकिन ये ओवरफिट कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम देखो ट्रेनिंग डेटा ही पास कर रहे हैं ना, इस वजह से वो आसपास बता रहा है ईयरली अमाउंट स्पेंट के। तो बस यही है। तो आपको इतना समझ आ ही होगा, बट ठीक है, बेसिक के लिए सही है कि ओवरफिट भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिल गया अपना बेस्ट मॉडल। थोड़ी और टेस्टिंग कर लेते हैं, ये वाला पास करते हैं इस बार, सेकंड रो वाला। देखते हैं 392 के आसपास आता है। आता है तो ठीक है, हमारा अच्छा खासा मॉडल है। रन करते हैं। 6, 381। और ये कितना आ रहा है, 392। यहाँ पे आ रहा है 381। ठीक है, इतना फर्क नहीं है, चलेगा। वैसे ही हम इसको भी देख लेते हैं, थर्ड वाले को भी। टेस्टिंग तो जितनी करो सही है। इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं, और कॉमा से सेपरेट कर देंगे इन्हें। वापस रिटर्न करो। 505 आ रहा है, वैसे कितना है 487, बट यहाँ कितना आ रहा है 505। है ठीक ठाक दूर है, बट चलेगा। ओवरफिट तो कर ही रहे, तो न्यू डेटा पे एक्यूरेट तो आने नहीं वाला हमारा, तो चलेगा इतना। अब हमें मॉडल मिल गए। अगला स्टेप क्या था हमारा, मॉडल टेस्टिंग कर दी हमने। अब क्या करना है, मॉडल्स को सेव करना है। मॉडल्स को सेव करने के लिए आपको पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट चीज मिलती है, उसे हम बोलते हैं पिकल। पिकल, ठीक है। और उसको इंपोर्ट करोगे आप। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो इंपोर्ट पिकल, और इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल रहती है बाय डिफॉल्ट। अब आपको किन किन चीज़ों को पिकल करना है, जो जो आपने बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग के टाइम यूज़ किए हैं। कौन कौन सी यूज़ कर रखी है आपने मॉडल बिल्डिंग के टाइम। पहली चीज़ आपने कौन सी यूज़ की है, स्केलर यूज़ किए। दूसरा आपने कौन सा यूज़ किया, अपना मॉडल यूज़ किया ऑफ कोर्स। तो सबसे इस वाली लाइन ने क्या किया है हमारा, स्केलर्स को सेव किया। इस वाली लाइन ने हमारा क्या यूज़ किया, क्या किया है, मॉडल को सेव किया। कैसे किया है, इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको वो समझ आता हो, फाइल हैंडलिंग, पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। तो आप लिखोगे विद ओपन स्केलर डॉट पीकेएल कॉमा डब्ल्यूबी। यहाँ पे आप अपनी फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो वो पास करोगे। ठीक है, और ये डब्ल्यूबी तो ऐसे ही रहने देना, इसे कुछ चेंज मत करना। एज स्केलर फाइल, यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका मन करे वो नाम डाल दो। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे पिकल डॉट डंप। डंप मतलब होता है सेव करना। ठीक है, अब डंप के अंदर आप डालते हो दो पैरामीटर। पहला, जो आपका करंटली उस स्केलर का नाम है। हमारे स्केलर का नाम क्या था, हमारे स्केलर का नाम क्या था, यहाँ पे हमने स्केलर किस नाम से इनिशियलाइज किया था, स्केलर नाम से इनिशियलाइज किया था अपना। ठीक है, तो हमारा जो स्केलर है वो किस नाम से इनिशियलाइज करा हमने, स्केलर नाम से, तो हमने इसमें पास कर दिया यहाँ पे स्केलर। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर आप क्या पास करोगे, जो आपने ऊपर नाम पास किया था यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे नाम पास किया ना, उसी को पास करोगे दूसरा पैरामीटर अपना। रन करोगे, सेम मॉडल वाले के साथ भी यही चीज़ है, यहाँ पे मॉडल डॉट पीकेल डालोगे, मॉडल फाइल। और आपका मॉडल किसके अंदर स्टोर है, कौन से वेरिएबल के अंदर, बेस्ट मॉडल के अंदर स्टोर हो रखा है ना आपका। जैसे हमने यहाँ पे बेस्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके यूज़ किया था, बेस्ट मॉडल के अंदर स्टोर है। और
मॉडल फाइल जो आपने यहाँ पे नाम डाला है सेम यहाँ पे भी डाल दोगे, रन करोगे। यहाँ पे देखो, पहले बस क्या था, बस यहाँ पे नोटबुक थी और डेटा सीएसवी था। अब क्या आ गया आपका मॉडल डॉट पीकेएल, स्केलर डॉट पीकेएल। हो गए सेव हमारे, मॉडल भी और स्केलर भी। चलो सेव तो हो गए, ठीक है, सेव कर दिया। अब इन्हें यूज कैसे करेंगे? सेव कर दिया, अब इन्हें यूज कैसे करने वाले हम? यूज करने का भी तरीका बता देते हैं, यही जुपिटर नोटबुक में देख लेते हैं पहले। अब तक हमने क्या किया था, अभी उन्हें डंप किया था हमें, अब उन्हें लोड करना है। डंप मतलब सेव कर दिया, अब उन्हें लोड भी करना है। लोड करने के लिए क्या करोगे, ये ऊपर वाली लाइन तो सेम है, विद ओपन। अब डब्ल्यू बी की जगह यहाँ पे, वहां पे था राइट बाइनरी, अब यहाँ पे रीड बाइनरी। क्योंकि अब हमें मॉडल पे ओवरराइड कुछ नहीं करना, वो मॉडल ऑलरेडी सेव्ड है, बस उसे रीड करना है। ठीक है, कि उसे प्रिडिक्शन के लिए यूज करना है। ऊपर था डब्ल्यू बी, यहाँ पे लगेगा आर बी। यहाँ पे आप उस मॉडल का पाथ डालोगे, वो मॉडल सेव कहाँ पे है। हमारा मॉडल स्केलर डॉट पीकेएल, मतलब सेम ही डायरेक्टरी में है, नोटबुक डॉट आई पी वाई एन बी बी, और स्केलर डॉट पीकेएल भी सेम ही उसमें है, तो हमने डायरेक्ट स्केलर डॉट पीकेएल पास कर दिया यहाँ पे। बाकी एज स्केलर फाइल यही रहेगा। फिर आपको किस वेरिएबल के अंदर अब स्केलर को लोड करना है अपने, तो मैं यहाँ लोडेड स्केलर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। उसका लिखूंगा पिकल डॉट लोड। सेव करते समय क्या लिखा था, पिकल डॉट डंप, अब क्या लिखेंगे, पिकल डॉट लोड। और पास करेंगे क्या, जो आपने यहाँ पे ऊपर नाम लिखा है स्केलर फाइल, जो आपने नाम देना चाहो वही नाम यहाँ पे पास करना। एंड सेम रिपीट फॉर मॉडल, मॉडल डॉट पीके आर बी मॉडल फाइल, लोडेड मॉडल इक्वल टू पिकल डॉट लोड मॉडल फाइल, सेम डिटो कॉपी पेस्ट। अब आपका जो स्केलर है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो आपका मॉडल है वो लोडेड मॉडल के अंदर प्रेजेंट है। बस यहाँ पे वही चीज कर रहा हूँ मैंने जो जो ऊपर किया टेस्टिंग के टाइम पे। डेटा लिया मैंने, एनपी डॉट करा, रीशेप किया। ठीक है, अब मैं किसका यूज करने वाला हूँ, लोडेड स्केलर का यूज कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। डेटा न्यू इक्वल टू लोडेड स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म का यूज नहीं कर रहा, लोडेड स्केलर जो भी हमने लोड किया है, जो हम यहाँ से लेके आए हैं, जो हमने सेव किया ना मॉडल, इनको जो लोड करके आए हैं उनसे ट्रांसफॉर्म किया है। और प्रिडिक्शन भी किससे किया मैंने, लोडेड मॉडल से प्रिडिक्शन की है, 559 आई है। अगर आप बोल रहे हो कि क्या पता अलग आ रही हो प्रिडिक्शन, क्या पता मॉडल अलग हो, तो इसी को पेस्ट कर देते हैं, जो आपने डेटा यहाँ पास किया ना, यही आंसर कितना आ रहा है 505.05, यहाँ पे भी वही आने वाला है। इसको करेंगे पेस्ट, रन रन रन, 505.05। तो मतलब ये पता चल गया सेम मॉडल है, सेम स्केलर है। ठीक है, तो हम कौन से स्टेप कर दिया हमने, सेविंग मॉडल भी हो चुका है हमारा, और सेव मॉडल करने के बाद भी हमने उसे टेस्ट कर लिया एक बार, सेफर साइड पे रहने के लिए। तो ये आपका नोटबुक का काम यहाँ पे होता है पूरा खत्म। ठीक है, सारा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने लोड किया, डेटा को समझा, ईडीए परफॉर्म किया, बेसिक ऑपरेशन किए, फीचर इंजीनियरिंग की, फीचर सिलेक्शन उसी के अंदर किया। देन हमने मॉडल बिल्डिंग की, देन हमने इलास्टिक नेट को चूज किया अपना मॉडल। इलास्टिक नेट के ऊपर हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद हमने उस मॉडल पे थोड़ी बहुत टेस्टिंग की कि सही बता रहा है नहीं बता रहा। ऑल्दो हमारा मॉडल ओवरफिट कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। देन हमने उस मॉडल को सेव किया अपना। देन हमने सेव्ड मॉडल की मदद से भी हमने एक बार प्रिडिक्शन की, ताकि पता तो चले कि सही काम कर रहा है। अब ये 3 लाइनें याद रखना, जो हमने यहाँ पे किया ना, डेटा इक्वल टू एनपी एरे, लोडेड स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, लोडेड मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ये 3 लाइनें काम आएंगी आपकी जब आप ऐप बना रहे होगे। ये तीनों लाइनें बहुत यूज है, सॉरी ये वाली भी, ये चारों लाइनें जितनी आपने यूजिंग अवर सेव्ड मॉडल के अंदर पढ़ा है ना, ये चारों लाइनें आपकी बहुत यूजफुल है। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। यही बस, ये चार लाइनों का यूज होने वाला है ऐप के अंदर। ऐप बहुत छोटा सा है, 10 मिनट का काम है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आती है आपकी जुपिटर नोटबुक खत्म। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको ये दोनों मॉडल मिल चुके अपने। उसके बाद आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर दो। यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक में डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, दोनों को डाउनलोड कर देना, मॉडल डॉट को भी, पीकेएल को भी, और स्केलर डॉट पीकेएल को भी, दोनों को डाउनलोड कर लेना, और आपके डाउनलोड में सेव हो जाएंगे। अगर को नहीं पता तो यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर लेना, अलाउ करो, ये आपके दोनों सेव हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी हम चलेंगे सीधा वीएस कोड पे, बाकी सारा काम वहीं पे है।
तो जैसे कि आप अपने अब तक नोटबुक का काम हो चुका है पूरा, अब आ जाते हैं हम अपने ऐप वाली डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे अपना, इसका नाम देता हूँ मैं मॉडल्स, और इसके अंदर आप अपने जो आपने डाउनलोड मॉडल्स किए थे उनको पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे पेस्ट। देन अपनी वापस ऐप वाले उसमें डायरेक्टरी पे आओगे। देन यहाँ पे जाओगे शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद VS कोड, राइट। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करोगे अपना। हम क्या करने वाले हैं, न्यू टर्मिनल बनाएंगे अपना, सॉरी न्यू इन्वायरमेंट बनाएंगे अपना, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, ताकि हमारी सिस्टम की डिपेंडेंसी हमारे इस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी के साथ इंटरफेयर ना करे। उसके लिए आप लिखोगे पाइथन -m venv। तो यहाँ पे देखो एक venv नाम का आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। टाइम लेगा, उसके बाद हम अपना venv एक्टिवेट करेंगे। venv एक्टिवेट करने के लिए आप लिखोगे venv स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। जैसे आपका ये ब्रैकेट के आगे venv आ जाए, समझ जाना आपका एक्टिवेट हो चुका है। और याद रखना आपको कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है ये सारी लाइनें, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे स्विच करना है। बाय डिफॉल्ट पावर शेल स्विच रहता है ये, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है, जो कि हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट .txt। कौन कौन सी लाइब्रेरीज की आपको जरूरत होने वाली है, सबसे पहले numpy ऐप हम बनाएंगे स्ट्रीमलिट पे, स्ट्रीमलिट। देन हम साइकिट लर्न, ठीक है, इन तीनों का यूज करने वाले हम। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, पिप इंस्टॉल आर। आई थिंक साइकिट लर्न की जरूरत है नहीं, एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ एरर आएगी तो कर लेंगे, ठीक, इंस्टॉल कर लेंगे वापस। बट आई थिंक इन दो से हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स .txt, ठीक है, रन करेंगे तो ये आपकी numpy स्ट्रीमलेट दोनों को एक ही बार में इंस्टॉल कर लेगा। जब तक इंस्टॉल कर रहा है तब तक हम यहाँ पे एक अपना app.py नाम का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट पिकल, राइट। ये तीनों चाहिए थी आपको चीज़ें, ठीक है, ये तीनों हमने इंपोर्ट कर दी। देन आपको पता होगा हमें क्या करना है, अपना मॉडल लोड करने। तो आप अपने जुपिटर नोटबुक में जाओ, आपने पूरा इस कोड को उठाओ कॉपी करके, एंड अपने VS कोड में लाओ और यहाँ पेस्ट कर दो। मैंने बताया था यहाँ पे आपको मॉडल का पार्ट डालना होता है। मॉडल का पार्ट कहाँ पे आपका, इस बार मॉडल्स स्लैश scalar.pkl, क्योंकि आपका किसके अंदर है ये, मॉडल्स देन scalar.pkl के अंदर है। देन आपका यहाँ पे लोडेड स्केलर है, पिकल डॉट लोड। सेम हमने जो हमारा ये है इसके किसके अंदर है, ये भी मॉडल्स model.pkl एंड मॉडल फाइल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना st.title बना रहे हैं ऐप का नाम। तो ऐप का नाम हम कुछ रख देते हैं, ई कॉमर्स प्रिडिक्टर, राइट। कुछ भी नाम लिख देना, आपकी मर्जी है वो। लिख दिया। अब ऐप को एक बार रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए क्या करोगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट में आओगे, अपने स्ट्रीमलिट रन, ऐप का नाम क्या है, app.py। देखो साइकिट लर्न के साथ दिक्कत आ गई ना, तो हमें साइकिट लर्न इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप requirements.txt में साइकिट साइकिट लर्न भी लिखोगे, और तब पिप इंस्टॉल requirement.txt करना, इसको सी कॉपी पेस्ट, एंड देन यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। पिप इंस्टॉल मैं डायरेक्ट ही करता हूँ साइकिट लर्न,
तो टाइम लेगा थोड़ा इंस्टॉल करने में। तो जैसे कि यहाँ पे अब scikit-learn इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम अपना streamlit run app.py लगाते हैं। देखो अब चलेगा, यहाँ पे लोड हो रहा है। आ गया आपका टाइटल ई कॉमर्स प्रिडिक्टर डाला, ठीक है। अब ये देखो नोटबुक में देखते हैं अपने, हमें देखो क्या करना है, ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है अब, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये 3 वैल्यूज चाहिए और ये 3 वैल्यू कौन इनपुट करने वाला है, यूजर इनपुट करने वाला है ऑफ कोर्स इन 3 वैल्यूज को। तो हम यूजर से ये 3 वैल्यूज मांगते हैं और ये 3 वैल्यूज है क्या क्या। पहला क्या है, एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, लेंथ ऑफ मेंबरशिप। आपके 3 इनपुट कॉलम यही तो थे, ये फॉर्मेट में भेजा था ना आपने, सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप एंड लेंथ ऑफ मेंबरशिप। इन तीनों को हमें यूजर से मांगना है। ऐप डॉट पी वाई में आ जाते हैं अपने, तो मैं मांगता हूँ इसे एवरेज सेशन लेंथ, ठीक है। और मैं मांगता हूँ एस टी डॉट नंबर इनपुट, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ एवरेज सेशन लेंथ, ठीक है। सेम अगली चीज क्या थी, टाइम ऑन ऐप, सेम वही एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट। क्यों सब, क्योंकि किस में थे, सॉरी एस टी डॉट नंबर इनपुट, क्यों क्योंकि इसमें किस में थे, सब फ्लोट नंबर में थे। तो हम यहाँ पे डालेंगे टाइम ऑन ऐप, ठीक है। अगली चीज क्या थी, लेंथ ऑफ मेंबरशिप, तो हम वापस वही डालेंगे एस टी डॉट नंबर इनपुट लेंथ ऑफ मेंबरशिप। सेव करते हैं, ऐप चेक करते हैं अपना, आ गया। यूजर के लिए डालने के लिए तीनों को कुछ भी डाल सकता है यूजर, ठीक है। देन हम चलते हैं अपना प्रिडिक्शन वाले प्रोसेस पे। यूजर ने तीनों चीजें डाल दी, अब हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं कि जैसे यूजर प्रिडिक्ट वाला बटन दबाए तब जाके हो। तो यहाँ पे एस टी डॉट इफ एस टी डॉट बटन, और बटन का नाम देते हैं हम प्रिडिक्ट, अभी कर दें इसे पास, ठीक है। ये क्या होगा, अभी इसे रीरन करते हैं। देखो जैसे यूजर ने यहाँ कुछ भी डाला प्रिडिक्ट करेगा तो यहाँ पे नीचे हमें रिजल्ट दिखा देगा। अभी के लिए मैंने प्रिडिक्ट के अंदर कुछ लॉजिक नहीं डाला हुआ, लॉजिक कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे लॉजिक हम अपना, ठीक है। अब हम इसके अंदर लॉजिक डालना शुरू करते हैं अपना। जैसे यूजर प्रिडिक्ट करे बटन दबाए तो क्या हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा लेना है और डेटा को किस में कैलकुलेट करना है, अपना एरे में कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं रहेंगी, अब इसके अंदर क्या वैल्यूज रहेंगी, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज रहेंगी क्या, एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप एंड लेंथ ऑफ मेंबरशिप। ये क्यों किया, समझ आ गया, क्योंकि हमने इस बार यूजर वाली वैल्यूज को डाल रहे हैं। जो यूजर एवरेज सेशन लेंथ में डालेगा वो पास करेंगे, जो यूजर टाइम ऑन ऐप में डालेगा वो पास करेंगे। बस ये हो गया। देन हम डेटा न्यू, लोडेड स्केलर है हम पे ऑलरेडी। देन हमारा ये, ठीक है, लोडेड मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। और प्रिडिक्ट जो भी होगा हमारा वो किसके अंदर स्टोर करेंगे हम, प्रिडिक्शन के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं एस टी डॉट राइट प्रिडिक्शन, ठीक है। और अब हम ऐप को रन करते हैं। क्या वैल्यू डालें इसमें हम, पहले में डाल देते हैं 35, 12 और 2 डाल देते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। देखो 454 आ रहा है, बट ये देखो दिखने में सही नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है ये वैल्यू 454, ये बताओ क्यों आ रहा है। अगर आप नोटबुक में देखोगे ये कैसे आ रहा है, एरे एंड एक एरे के अंदर बंद होके आ रखा है, ये 505 जो भी है एरे के अंदर बंद होके आ रखा है। तो आप ये समझो
हमें ये एरे के, आप एरे से किसी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हो? इंडेक्सिंग की मदद से। अगर मैं प्रिडिक्शन 0 करके डाल दूं, सपोज अगर मैं st डॉट राइट करूं और प्रिडिक्शन 0 को निकाल दूं, मतलब जो उसमें फर्स्ट वैल्यू है उसको इंपोर्ट कर दूं, अब मैं इसको अगर प्रिडिक्ट करूं, अब देखो, अब बस ये वैल्यू आ रही है वो, ठीक है। तो बस यही था हमारा, प्रिडिक्शन निकल गई हमारी। हम इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अगर हम ऐसे डालें, एस टी डॉट सक्सेस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और एक एफ स्ट्रिंग बनाते हैं। हम यहाँ के बनाएंगे एक एफ स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। ईयरली क्या था हमारा, ईयरली क्या था, आउटपुट कॉलम क्या था हमारा, आउटपुट कॉलम का नाम था हमारा ईयरली अमाउंट स्पेंट, ईयरली अमाउंट स्पेंट इज, सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। ईयरली अमाउंट स्पेंट इज 454.68। बन गया हमारा ऐप, बढ़िया परफेक्ट बना है, ठीक है। तो हमारा मेकिंग वेब ऐप वाला स्टेप भी हो गया, सिंपल सा ऐप था, ठीक है, ज़्यादा कुछ मैंने स्टाइलिश वगैरह कुछ बनाया नहीं है, नॉर्मल सा कि यूज़र इनपुट डालेगा और उसको हम प्रिडिक्ट कर देंगे। तो आपका ऐप ऐसा कुछ काम कर रहा है कि यूज़र यहाँ पे कुछ भी डालेगा, सपोज मैं डालता हूँ 30, 10 एंड 1.5, प्रिडिक्ट करेगा 219, ठीक है। और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है तो इसके आगे हम एक डॉलर साइन लगाते हैं, ये, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपका ऐप बन चुका है पूरा। अब हमें इसे क्या करना है, डिप्लॉय करना है। डिप्लॉयमेंट के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको अब गिटहब में अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। आपका क्या होना चाहिए, गिटहब पे एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। जब आपका गिटहब पे एक अकाउंट होगा, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। जैसे आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करोगे, कुछ नाम डाल दो इसका रिपोजिटरी का, सपोज मैं डालता हूँ प्रोजेक्ट 4 डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ डालना है तो डाल लेना और उसको क्रिएट कर देना। बन गया आपका प्रोजेक्ट 4, ये प्रोजेक्ट स्लैश करके बन गया वो, बस, ठीक है, बन गया आपका प्रोजेक्ट 4। अभी के लिए बस इतना करना है, आपने रिपोजिटरी क्रिएट कर दी अपने गिटहब की, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, वैसे तो हो इसमें भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक नया कमांड प्रॉम्प्ट का वापस खोल देना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको अपना गिटहब सेटअप करना पड़ेगा पीसी के साथ, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं वो सारे आपको एक रीडमी फाइल में मेरे गिटहब के उसमें ही दे दूंगा मैं, ठीक है। जहाँ पे आपको ये सारी फाइल्स मिलेगी ना, वहीं पे आपको एक रीडमी डॉट एम डी करके मिलेगी, उसमें आप देख लेना कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको गिट फॉर विंडोज इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, अपना सेटअप करना होता है, अपने अकाउंट के साथ ऑथराइज करना पड़ता है, अपने वीएस कोड को अपने गिटहब के साथ ऑथराइज करना होता है, ठीक है। जब आप वो स्टेप्स कर लोगे सारे, जब आप वो स्टेप्स कर लोगे, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्या होगी आपकी, गिट इग्नोर, देखो नाम ढंग से देख लो, डॉट लगाना है सबसे पहले, उसका लिखना है गिट इग्नोर, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। ऐसा कुछ सिंबल आएगा इसका, अगर ध्यान से देखोगे कुछ अलग सा ही सिंबल दिख रहा होगा इसका, और इसके अंदर क्या पास करोगे, VENV, बस, VENV स्लैश। ये क्यों पास किया हमने, क्या रीजन था इसका पीछे। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, अपना जो ये प्रोजेक्ट है इसको गिटहब पे अपलोड कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं जो ये VNV वाला फोल्डर है ये अपलोड ना हो वहाँ, जो ये VNV वाला फोल्डर है ये नहीं होना चाहिए वहाँ अपलोड। इसलिए हमने गिट इग्नोर किया कि जो जब गिट अपलोड करे इसे तो इसको इग्नोर कर दे, इस वाले फोल्डर को, VNV वाले को, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पे आपने रिपोजिटरी क्रिएट की होगी उसके नीचे आपको ये आ रहे होंगे बहुत सारे, इसको कॉपी करो, गिट इनिट पेस्ट कर दो, यहाँ पे आएगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, देन करोगे गिट ब्रांच, पेस्ट कर दोगे,
देन आप करोगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको भी ऐड कर दोगे। अब यहाँ से देखो, देखो अब देख रहे हो आप, मॉडल्स वाली फोल्डर फाइल ग्रीन हो रखी है, गेट इग्नोर वाली ग्रीन हो रखी है, ऐप ग्रीन हो रखी है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी ग्रीन हो रखी है, बट वीएनवी ग्रीन नहीं हो रखी है। मतलब ये वीएनवी वाले को अपलोड नहीं करने वाला गिटहब पे, ठीक है, इसीलिए किया हमने गेट इग्नोर का यूज। अब क्या करोगे यहाँ पे आप लिखोगे गिट ऐड फुल स्टॉप, स्पेस के बाद एक फुल स्टॉप, मतलब जितनी भी फाइल्स आपकी ग्रीन हो रखी है सबको ऐड कर दे गिटहब पे। उसके बाद करोगे गिट कमिट एम, स्ट्रिंग्स बनाओगे यहाँ, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नाम डाल दो। तो मैं ऐसे कुछ नाम डाल रहा हूँ, कमिटी डाल रहा हूँ मैं नाम, कुछ भी आपकी मर्जी से, ऐसे क्लोज कर दोगे, रन कर दोगे। तो ये क्या क्या अपलोड करने वाला है आपकी, गेट इग्नोर अपलोड करेगा, ऐप डॉट पी वाई अपलोड करेगा, मॉडल्स में मॉडल डॉट पीकेएल अपलोड करेगा, स्केलर डॉट पीकेएल और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। याद रखना 100 MB से ज़्यादा वाली फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकता गिटहब। उसके बाद हम क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन टू मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन। जैसे इसको रन करोगे ये अपलोड करना शुरू कर देगा, हो गया अपलोड। अब आप अपना इसको रिलोड करो अपने गिटहब के रिपोजिटरी को, देखो आपकी सारी फाइल्स आ गई यहाँ पे, आपका मॉडल्स वाली आ गई, गेट इग्नोर आ गई, ऐप डॉट पी वाई आ गई, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी आ गई। यहाँ पे आपकी, मैं आपको रीडमी फाइल भी दे दूंगा एक, तो वहाँ यहाँ से आप देख सकते हो कि रीडमी वाली फाइल को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ बस, जो आपको मेन्स फाइल सारी मिलेंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिलेगी जो रीडमी डॉट एम डी फाइल बता रहा हूँ ना मैं आपको गिटहब सेटअप करने के लिए, वो आपको मिलेगी यहाँ पे। आप डेटा साइंस कोर्स वाली रिपोजिटरी में जाओगे, देन आप मशीन लर्निंग वाली रिपोजिटरी में जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नया अपलोड करूंगा यहाँ पे प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 4 को खोलोगे और उसके अंदर आपको रीडमी डॉट एम डी करके मिलेगी, उसको चेक करना, उसमें सारे स्टेप्स दिए रहेंगे मैंने कि कैसे आपको गिटहब सेटअप करना है अपना विद कोड। आप कोड को कॉपी पेस्ट करना, अब बस कुछ चेंजेस करना, आपको यूजर नेम अपना चेंज करना है एंड अपना ईमेल चेंज करना है बस वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे आपका गिटहब सेटअप हो जाएगा पहले, जब वो हो जाएगा तभी आप ये सब कर सकते हो। देन हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो जो हमारी रिपोजिटरी है वो कौन सी है, ये वाली है, प्रोजेक्ट डैश करके बना रखी है ना मैंने, ये आपकी रिपोजिटरी है, बन गया आपका ये पूरा। अब हमें यूज करना है स्ट्रीमलेट क्लाउड का। किसका यूज करना है, स्ट्रीमलेट क्लाउड का। वो क्या होता है अभी देखते हैं। आपको सर्च करना है स्ट्रीमलेट क्लाउड या स्ट्रीमलेट डॉट आईओ सर्च करोगे तो आप स्ट्रीमलेट की साइट पे आ जाओगे, स्ट्रीमलेट डॉट आईओ करके। देखो यहाँ इन्होंने बोल भी रखा है डिप्लॉय ऑन कम्युनिटी क्लाउड। देखो ये होता है ना, एमएल जो आपके मॉडल्स हैं ये सिर्फ क्लाउड्स पे अपलोड कर सकते हो आप। क्लाउड सर्विसेज कैसी हो गई आपकी, हेरोकू हो गई, एडब्ल्यूएस हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एजयोर हो गई, गूगल क्लाउड जीसीपी हो गई, ठीक है। और एक स्ट्रीमलेट है, ये स्ट्रीमलेट के ऐप्स बहुत अच्छे से डिप्लॉय कर लेती है, अच्छे खासे साइज के भी वो कर लेती है डिप्लॉय। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करना, ठीक है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं साइन इन करूंगा सीधा।